हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ना भाई, ये एंशियंट हिस्ट्री की वन शॉट है। और ये वीडियो में आपको करने के बाद कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि वन शॉट होने की वजह से चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। एडिक्विटी जैसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये वीडियो आप देखो और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड कर दी है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। और वीडियो भी बहुत कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इस वीडियो को आराम से देखकर पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। हर एक चीज़ को जहाँ जहाँ पर समझाने की ज़रूरत है वहाँ पर मैंने समझाया और बहुत बढ़िया अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को प्यार दिया था, तो इसको भी भाई अपना प्यार बनाए रखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और देखो भाई, CM 5.0 है, अगर किसी को मैथ में बढ़िया करना है, क्वांट एक्सपर्ट बनना है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, जो भी बंदे रिवाइज करना चाहते हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। आप बस एक रूल समझ लो कि आपको 5 मिनट इस पर स्टिक करना है, आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी रिवीजन। इतनी बढ़िया आपको वीडियो लगेगी, ठीक है ना। जस्ट 5 मिनट आपको देने हैं मुझे। और ये चाहे आप प्री के लिए देख रहे हो, चाहे आप मेंस के लिए देख रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो, ये उतनी ही आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंशियंट इंडिया, हमारा जो प्राचीन भारत है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें ना, एकदम अर्ली में, बहुत पहले, तो कुछ एविडेंस जो सबसे इंडिया में सबसे पहले ह्यूमन जो मानव जाति है वो पाई जाने वाली जो मिली है, वो कहाँ मिली है? बोरी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। लगभग 1.4 मिलियन ईयर्स अगो। ये कैसे हम निकालते हैं? हम इसमें क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि हम वहाँ के सैंपल से मैच कर पाते हैं कि ये कितनी पुरानी होगी। तो हमें पता चला कि लगभग 1.4 मिलियन ईयर्स अगो बोरी महाराष्ट्र में इसके क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पर आप रीजन देख सकते हो, बोरी महाराष्ट्र ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एविडेंस इसके मिले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना, ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, मतलब हिस्ट्री में एकदम शुरू का जो टाइम है, जब जस्ट हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली थी, तो इस टाइम को है ना कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक पार्ट है पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, न्योलिथिक और क्या है, चालकोलिथिक। पैलियोलिथिक जैसे पाषाण, पूर्व काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण युग, ठीक। तो इसको जो पैलियोलिथिक है, इसको ओल्ड एज भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो पैलियो का मतलब है पुराना, क्लियर है। मेजो का मतलब होता है हमेशा बीच में, तो इसका मतलब मिडिल स्टोन एज। और नियो का मतलब होता है नया, मतलब न्यू स्टोन एज। तो ये क्या है? ये मतलब ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन, न्यू स्टोन, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर जो जनजाति थी, मतलब जो ह्यूमंस थे, वो क्या करते थे? वो हंटिंग वगैरह करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे। तो उस चीज़ में वो जिस भी टूल का यूज़ करते थे वो स्टोन की बनी हुई होती थी। तो पैलियोलिथिक में भी स्टोन का यूज़ हुआ। फिर स्टोन थोड़े और ज़्यादा बढ़िया हो गए, तो मिडिल स्टेज में भी स्टोन का यूज़ ही देखने को मिला। फिर उसके बाद और बेहतरीन तरीके से स्टोन देखने को मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्टोन हट गया और स्टोन की जगह पर क्या हो गया? कॉपर वगैरह आने लगे। स्टोन और कॉपर का मिक्स यूज़ देखने को मिला, जिसको हमने कह दिया क्या? चैल्कोलिथिक एज। तो ये आपको याद रहेगा, इस तरीके से पैटर्न है। पैलियो, मीजो, नियो। नियो का मतलब होता है नया, चैल्को का मतलब यहाँ पर कॉपर से रिलेटेड है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कई सारी वो भी दे रखी है, तो ये आप मैप में भी देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखो, अगर मैं पैलियोलिथिक एज की बात करूँ, तो पैलियोलिथिक एज लगभग ये टाइम था पैलियोलिथिक एज का। तो पैलियोलिथिक एज में जो पीपल्स थे ना, लोग थे, वो जनरली क्या थे? हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे। हंटर और फूड गैदरर्स मतलब वो शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। और जो वो केव वगैरह में रहते थे, मतलब जो गुफाएं थी और जो पत्थर थे बड़े बड़े, उसके अंदर वो रहा करते थे। और उनके जो स्टोन थे, पत्थर थे, वो क्या है ना, बिल्कुल रफ स्टोन यूज़ करते थे। मतलब एकदम जैसा बढ़िया कोई धार वाला स्टोन पत्थर यूज़ हुआ, उससे वो क्या करते थे? शिकार करते थे। तो इस तरीके के स्टोन्स आप देख सकते हो। तो इसलिए उनको क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। मतलब वो जो वहाँ पे उस टाइम पे जो पीपल थे, जो इस तरीके के स्टोन्स वगैरह का यूज़ करते थे, क्लियर है। तो वहाँ पर कोई भी खेती वगैरह, पोट्री, कलाकारी कुछ भी चालू नहीं हुई थी। मतलब अभी जस्ट ह्यूमंस जिंदा रहने के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और होमो सेपियंस अपीयर्ड इन दिस फेज, मतलब ये वो फेज़ है पैलियोलिथिक एज का, जब सबसे फर्स्ट हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपीयर्ड हुआ इसके अंदर, क्लियर है, ठीक। और अभी हमने देखा ये जो पैलियोलिथिक है ना, इसके भी कई सारे स्टेजेज हैं, जैसे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। तो टूल के बेस पर इनको डिवाइड किया गया। मतलब क्या कि अगर आप एकदम अर्ली में जाओगे, तब आपको टूल्स जो है ना वो बिल्कुल एकदम बेकार से दिखाई देंगे। फिर जब आप थोड़ा सा अपडेट करोगे, थोड़ा सा और आगे हिस्ट्री में चलोगे, मतलब मॉडर्न की तरफ झुकोगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, ये बढ़िया बढ़िया देखने को मिले, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या करा, पैलियोलिथिक एज से हम किस एज में आ गए? मेजोलिथिक एज में, ठीक है ना, जो मिडिल स्टोन एज इरा है, ठीक। तो ये लगभग 9000 से 6000 BC तक चली। और इस टाइम पर क्या हो गया ना कि पहले जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ठंडा था। धीरे धीरे हमारा जो क्लाइमेट है ना, वो क्या होने लग गया? गर्म होने लग गया, वार्म होने लग गया, सूखा होने लग गया, ड्राई होने लग गया। तो लोग बाग जो थे ना, वो क्या करने लगे? केव वगैरह छोड़ के नई नई जगह वो एक्सप्लोर करने लगे, नए नए जगहों पर वो जाने लगे। और लाइफ स्टाइल जिसके चलते क्या हो गया? चेंज होने लग गया। लाइक पहले वो सिर्फ क्या करते थे? हंटर्स थे, हंटिंग करते थे। अब वो हंटिंग भी करते थे, अब वो फिशिंग भी करने लगे, अब वो गैदरिंग भी करते हैं। और वहाँ पर ये मीजोलिथिक एज है, जहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन हमें स्टार्ट मिलता है, देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? यहाँ पर इस टाइम पर क्या है कि कुछ केव पेंटिंग्स हैं, मतलब गुफाओं में कुछ पेंटिंग करी गई हैं,
जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है, एक केव है जहाँ पर पेंटिंग्स मिलती है। तो यहाँ पर इस पेंटिंग्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये घोड़े वगैरह बने हैं जिसके ऊपर ये चढ़े हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग डोमेस्टिकेशन करते थे, ये लोगों ने डोमेस्टिकेशन चालू किया था। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को भी आप याद रखोगे। तो ये था मेजोलिथिक एज, जहाँ पर क्या हो गया, जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होने लगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं कि नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मतलब एकदम आधुनिक, अब नव पाषाण युग में चले गए हैं। ठीक, अब इसमें जो टूल्स हैं, मतलब जो हथियार हैं, वो पॉलिश्ड स्टोन्स हैं। पॉलिश्ड स्टोन मतलब एक तो नॉर्मल पत्थर इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है, एक पत्थर फिर थोड़ा और हुआ, और एक इस एज में क्या हो गया, पत्थर इस तरीके के इन्होंने शार्प और पॉलिश्ड पत्थर बना लिए। तो इसको कहते हैं नियोलिथिक एज। और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलती है, हैंडमेड पोट्री। हैंडमेड पोट्री मतलब जो मिट्टी के घड़े वगैरह मिलते हैं ना, वैसी पोट्री इनको देखने को मिलती है इस एज में। ठीक, पोटर व्हील्स भी मिलते हैं, आपने देखा होगा जो चरखे वगैरह होते हैं ना जिसमें वो पोट्री वगैरह बनाते हैं, वो देखने को मिले। फिर इनकी हाउसेस जो थे उसमें केव्स विद पेंटेड हंटिंग डांसिंग सीन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। अभी तक हमने पैलियोलिथिक मेसोलिथिक कहीं पर भी क्या हो गया, एग्रीकल्चर नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फार्मिंग देखने को मिलती है, जहाँ पर बारले मतलब जो बाजरा हो गया, चना हो गया, रागी हो गया, ये सब उगता है। ठीक है, और यहाँ पर डोमेस्टिकेशन में कैटल, कई सारे जानवर, शिप हो गए, गोड्स हो गए, इन सब का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता हुआ दिखता है। यूज्ड कॉटन एंड वुल फॉर क्लोथिंग। अब यहाँ पर हमें पेड़ मतलब जो क्या कहते हैं, पहले तो नॉर्मल क्लोथ वगैरह नहीं दिखाई देते थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉटन के, वुल्स के क्लोथिंग देखने को मिल रही है। ठीक, इसी तरीके से एक साइट है बुरजाउम, कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर में। तो ये देखो ये कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पर देखो ये बुरजाहोम एक साइट है। ये सारी न्यूलिथिक साइट्स है, ठीक है ना। तो बुरजाहोम साइट्स में एक जगह देखी गई है जहाँ पर डॉग बरीड विद मास्टर्स, मतलब ऐसा समझा जाता था कि जो बंदा पाल रहा है, किसी का डोमेस्टिकेशन है, उसको वहाँ पर मास्टर्स के साथ ही दफना दिया जाता था। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है न्यूलिथिक साइट्स। भाई ये एग्जाम्स में पूछ लेता है न्यूलिथिक साइट्स, इनमें से कौन सी न्यूलिथिक साइट्स है या नहीं है। ठीक, तो आपको याद रखना है बुरजाहोम ये वाली जो साइट है जम्मू कश्मीर की तरफ, ये न्यूलिथिक साइट्स है। मेहरगढ़ इंदस रिवर के पास में ये साइट्स है। चिरांद हो गया, कुल्डी हवा हो गया, ठीक है, पयमपल्ली हो गया, ये सारे ही क्या हैं, अपने न्यूलिथिक एज के साइट्स हैं, जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं, जहाँ से हमें पता चला है कि न्यूलिथिक एज कितना पुराना है। ठीक है ना, तो ये सारे साइट्स आपको याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर न्यूलिथिक खत्म होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज में क्या होता है, फर्स्ट टाइम मेटल का यूज़ होता हुआ दिखता है हिस्ट्री में, कि जो मैन है वो क्या कर रहा है, मेटल का यूज़ कर रहा है। वो मेटल कौन सा है, वो मेटल सबसे पहला कॉपर है। कॉपर को स्टोन के साथ यूज़ करके क्या कर रहे हैं, हथियार बनाए जा रहे हैं, ताकि वो हंटिंग वगैरह कर सके, लड़ाई वगैरह कर सके, जो भी है। ठीक, कल्चर वाज एग्रेरियन। अभी तक जो कल्चर था वो क्या था, हंटिंग का था, मेनली हंटिंग करते थे लोग, फिशिंग करते थे, उस पर डिपेंड रहते थे। बट अब कल्चर का युग आने लग गया, लोग बाग खेती करने लगे हैं, वो हंटिंग भी कर रहे हैं बट वो खेती पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं, इसलिए एग्रेरियन कल्चर यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है ना, कृषि प्रधान जिसको कहा जा रहा है वो देखा जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर जो टूल्स हैं वो मेटल्स और स्टोन्स दोनों के यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपको चैल्कोलिथिक साइट्स वगैरह याद रखनी है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कई सारी चैल्कोलिथिक साइट्स हैं। ठीक, जैसे अहर हो गया, नगाड़ा हो गया, कहते हो गया, ईरान, बहुत सारी हैं। तो कुछ आप इसमें से याद रख लोगे एज एन एग्जांपल। ठीक है, जिसमें से जैसे जो फेमस है, लाइक जैसे यहाँ पे दाइमाबाद हो गया, ठीक है, इनाम गांव हो गया, रंगपुर हो गया, मालवा हो गया, कैथ हो गया, अहर हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन। अब ये तो हो गया, हमने क्या पढ़ा, हमने प्री हिस्ट्री में देखा कि भाई यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर कुछ साइट्स हमने पढ़े। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो मेन सिविलाइजेशन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमें बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। इंदस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 4 सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है ना, जिसमें से एक है मेसोपोटामिया की, ठीक है, जिसको जो कहाँ पर है, टिग्रिस यूफ्रेट्स में। ठीक, एक है इजिप्ट नाइल के पास में, एक है चाइना हुआंग हो, और चौथी जो है अपनी इंडिया इंदस वैली बिलोंग करती है। ठीक है ना, ये 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन पाई गई है मानव जाति की, जो किससे बिलोंग करती है, ब्रोंज एज से। ब्रोंज एज से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रोंज का यूज़ देखने को मिला है। मतलब क्या था कि जो ये इंदस वैली सिविलाइजेशन है, जो ये सभ्यता थी, उस टाइम पर आयरन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन कॉपर का, ब्रोंज का यूज़ देखने को मिलता था। ज़्यादातर चीज़ें ब्रोंज की बनाई जाती थी, तो इसलिए इसको ब्रोंज एज कहा जाता है। मतलब इस टाइम के लोग ब्रोंज का यूज़ करना सीख गए थे। क्लियर है। अब इसके अंदर भी क्या है कि 3 फेजेस हैं, जैसे एक अर्ली फेज़ है, एकदम शुरू का फेज़ है, फिर उसके बाद एक बीच का फेज़ है मैच्योर, फिर एकदम एक लास्ट का फेज़ है जिसको लेट फेज़ कहा गया है। ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर कुछ फेमस नाम है जो आप याद कर सकते हो, बाद में टेबल में भी मैं बताऊंगा। लाइक जैसे इसके अंदर कई छोटी छोटी क्या है, जैसे इंदस वैली सिविलाइजेशन एक बड़ा सा एरिया है,
ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मैप होगा, ये देखो, ये जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा सा एरिया जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग साइट्स हैं। जैसे ये हड़प्पा की साइट है, ये मोहनजोदाड़ो की साइट है, ठीक है ना, ये सुटका गेंडर की है, ये लोथल है, ये धोलावीरा है। तो इस तरीके से कई अलग अलग साइट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें से सबसे फेमस 2 साइट्स हैं, वो है एक हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा साइट्स, और एक है मोहनजोदाड़ो वाली साइट, ठीक है। तो आपको याद रखना है हड़प्पा की खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी। किसने, कितने में, 1921 में करी थी। मोहनजोदाड़ो की किसकी डिस्कवरी, मतलब ये क्या करते थे, ये खोजते रहते थे, ठीक है। तो जहाँ पर कहीं कुछ मिला तो फिर इनको कहीं पे कुछ क्या हो गए, कुछ एविडेंस मिले, उस एविडेंस से इन्होंने क्या करा, फिर वहाँ पर उसकी खोजबीन करी। तो इन्होंने पाया कि एक इस तरीके की साइट जो है हमारी मिट्टी के अंदर दफन हो रखी है, तो इसको हड़प्पा कह दिया गया और इसको मोहनजोदारो कह दिया गया। तो जैसे इसका मैं याद रखता हूँ, जैसे कैसे याद रखता हूँ, HD, ठीक है ना। HD मतलब हड़प्पा सभ्यता की किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक। तो दूसरा वाला RD हो जाएगा। तो 2 ही नाम जनरली पूछता है, तो मोहनजोदारो हो गया, ये 1922 में करी थी, ये 1921 में करी थी। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका नाम कॉइंड बाय, ये किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था, ये आपको याद रखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इतनी सारी साइट्स में सबसे पहली साइट्स हड़प्पा की मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक। मैनी साइट्स फाउंड नियर घग्गर हकरा, कुछ खास नहीं है। चलो अब और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, ये जो साइट्स हमने खोदी इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिले, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। लाइक इसमें हमें क्या मिला, टाउन प्लानिंग फीचर, मतलब ये जो टाउन थे किस तरीके के थे, ये ग्रिड सिस्टम थे। लाइक जैसे आप देखोगे इस तरीके के ग्रिड्स बने हुए हैं, ठीक है ना, ये ग्रिड टाइप के सिस्टम थे इस तरीके से। तो ये ग्रिड सिस्टम में थे। स्ट्रीट्स एट राइट एंगल, लाइक जैसे आप जो भी स्ट्रीट्स वगैरह देखोगे ये राइट एंगल की तरह जाते थे, इस तरीके से राइट एंगल पे थे, ठीक। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स वगैरह, ये आप देख सकते हो सारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं। और जिसमें क्या था कि 2 पार्ट थे, एक इसके अंदर एक पार्ट था जिसको हम कहते हैं अपर पार्ट, और एक था लोअर टाउन, ठीक। जिसमें अपर वाला जो था उसको हम सीटाडेल कहते थे, जिसमें ग्रेनरीज वगैरह थी, ठीक है ना, अनाज वगैरह के पब्लिक स्ट्रक्चर्स वगैरह थे। और जो लोअर वाला टाउन था वो रेसिडेंशियल एरिया था। मतलब इस तरीके से समझा जाता है कि 2 तरीके के भाग थे, एक अपर और एक निचला नगर। तो निचले नगर वगैरह में क्या होते थे, जो कॉमन लोग वगैरह रहते थे, और अपर वगैरह में हाई क्लास वगैरह रहते थे, इस तरीके से माना जाता है। फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा पाया गया, लाइक प्रॉपर नालियाँ वगैरह बनी थी जिप्सम वगैरह से, मोटर लाइन से, और प्रॉपर मैन होल्स, गड्ढे, सीवर वगैरह, इतनी एडवांस सिचुएशन सैनिटेशन था उस टाइम पर, ठीक है। फिर उसके बाद एक मोहनजोदारो जो साइट है वहाँ पर क्या होता है, ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा दिखाई देता है। ये वाला आप पार्ट देखो, ये एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ दिखाई देता है, जो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर कुछ रिचुअल्स होते रहते थे, ठीक है ना। मतलब कुछ भी जैसे जो पूजा वगैरह इस तरीके की चीज़ों के लिए इस ग्रेट बाथ का यूज़ किया जाता था। कहाँ पे, मोहनजोदारो में। ऐसे ही हड़प्पा में कुछ ग्रीनरीज वगैरह पाई गई हैं, 6 ग्रीनरीज इन एरो, जैसे ये वाला आप देख सकते हो, इस तरीके की ग्रीनरीज देखने को आपको मिली है सीतादल वाले एरिया में, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। अब अगर हम हाउस, घर की बात करें, तो प्रॉपर घर ईंट के बने हुए होते थे, और ईंट को जलाकर फिर उससे हाउस बनाए जाते थे। इतना डेवलप सिस्टम था, और लैंप पोस्ट भी थे, लाइटिंग सिस्टम थी प्रॉपर, ठीक। तो क्या हुआ कि इतनी सारी चीज़ें थी, तो फिर हम इतना एक्साइटमेंट में थी क्यों करते हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे जो ये साइट्स हैं अचानक से ना ये क्या हो जाती हैं ना, बर्बाद हो जाती हैं, इनके एविडेंस मिलना बंद हो जाते हैं। क्यों, हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या हुआ ना कि ये अगर आप देखो ये बिल्कुल सिटी जैसा लगता है। फिर जब आप इसके बाद की एज पढ़ते हो ना, जिसको हम कहते हैं वैदिक एज से जब हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमें चीज़ें ऐसी नहीं मिलती, हमें चीज़ें गाँव जैसी मिलती है। लाइक कुटिया बनी हुई है, जंगल है, फॉरेस्ट है। तो हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा ना कि भाई ये अचानक से क्यों गायब हो गई। तो किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता ये क्यों गायब हो गई। आगे देखेंगे कि इसके क्या क्या रीज़न हो सकते थे। तो अब जैसे कई सारी साइट्स हैं जिस पर क्वेश्चन पूछता है, लाइक जैसे क्या पूछता है कि ये जो हड़प्पा है ये कहाँ पर है अभी। तो आपको याद रखना है ये पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में है। लाइक यहाँ पर आप देखोगे हड़प्पा है, और ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान है, कहाँ का, पंजाब का। और ये भी पूछता है कि किस नदी पर है, ये रावी नदी पर है, और इसकी खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी, 1921 में करी थी। ऐसे ही मोहनजोदारो की बात करें, ये रहा मोहनजोदारो, ठीक है ना। तो ये मोहनजोदारो कहाँ पे है, सिंध में है, पाकिस्तान में, और इंदस रवि के ऊपर है, नदी के ऊपर है। RD बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। सेम एज फॉर आपको ये सारे याद रखने हैं, ठीक है ना। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे चन्हूदारो सिंध में है, सुटका गेंडोर बलूचिस्तान में है, रोपार आप याद रखोगे, लोथल ये सारे इंडिया के हैं, जैसे धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, नागेश्वर हो गया, ठीक। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। कालीबंगन हो गया जो फेमस है राजस्थान का, धोलावीरा हो गया, इसके साथ आपको इसकी नदी भी याद रखनी है। लेकिन किसने खोज करी थी, आप ये 2-3 इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, बाकी इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, सिंपल मतलब जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कई सारी चीज़ें हैं। तो इस सिविलाइजेशन में अगर हम एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें कि खेती किस तरीके की होती थी, कृषि, तो कृषि अगर बात करें यहाँ पर इस टाइम पर कृषि जो थी ना, एग्रीकल्चर वो बैकबोन था, मतलब मेन रूप से एग्रीकल्चर होता था।
इंदस सॉइल इनरिच्ड बाय इंदस फ्लड, ठीक है ना। मतलब जो सिंधु घाटी है वहाँ पर मिट्टी वगैरह, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे पता लगा कि इस टाइम पर खेती होती थी, तो ये देखो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे खेत को जोता गया, ऐसे सीधी सीधी लाइनें हैं ना, तो यहाँ से हमको एविडेंस मिलते हैं कि उस टाइम पर खेती होती थी, ठीक। उस टाइम पर जैसे टूल्स जो वुडन लकड़ी के, वो जो ये खेत जोतने वाले हल होते हैं ना, वो पाए गए, स्टोन सिकल्स पाए गए पत्थरों के, ठीक है, जहाँ से जिससे खेत जोतेंगे। जुते हुए खेत, कालीबंगन अभी हमने कहाँ देखा, राजस्थान में जुते हुए खेत हमें मिले हैं, ये उसका एविडेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, डेट्स, पीस, सेसम, मस्टर्ड, मिलेट, रागी, बाजरा, ज्वार, राइस, इतने सारों की भूसी वगैरह लोथल और रंगपुर में पाई गई है। और इसके अंदर एक और चीज़ है, गन्ना तब नहीं उगता था, शुगर केन वाज अननोन टू देम, ठीक है। और ये जो मतलब ग्रीक लोग थे ना, हम लोगों को क्या कहते थे, सिंडोन कहते थे, सिंडोन। या जैसे आप देखते हो कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है या फिर इंदस वैली सिविलाइजेशन है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते थे, क्योंकि हम लोग कॉटन उगाना जानते थे, हम लोग ही पहले थे जिन्होंने कॉटन उगाया, क्लियर है। तो ये कॉटन वर्ड से है ना, तो ये जो ग्रीक वाले थे कॉटन को सिंडोन ऐसे कहते थे, तो जिससे ये सिंध वर्ड आया है, क्लियर है, ये आप याद रखोगे। और मोहनजोदारो में कई सारे कॉटन के क्लॉथ वगैरह पाए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, ये पूछता है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं पाया गया या फेमिलियर नहीं है। तो आपको याद रखना है, जैसे वहाँ पर बुफेलोज देखे गए, ऑक्शन देखे गए, शिप्स, गॉट, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, इन सब का डोमेस्टिकेशन उस टाइम पर किया जाता था। ऊँट भी पाए गए हैं, कहाँ पे, कालीबंगन राजस्थान में। हॉर्स, घोड़े भी पाए गए हैं, राइनोसोरस के भी स्ट्रक्चर अमरी में देखे गए हैं। तो ये सारे कुछ आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो हमें कहीं पर भी आयरन नहीं मिलता, इसलिए इसको हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, ध्यान है, ठीक है। और अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो आपको साइंटिफिकली पता है ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर और टीन को जब मिक्स किया जाता है तो ब्रॉन्ज बनता है। तो ये मिक्स करके क्या करते थे, बनाते थे, ठीक। और यहाँ पर जैसे बोट बनाने वालों का काम रहता था, कई बंदे ज्वेलरी बनाने का काम करते थे, बीड मेकिंग, छोटी छोटी जो मोती जैसी होती है उससे मेकिंग करते थे। कॉटन का काम चलता था, वूल, सर्दी में वूल वगैरह बनाने का काम चलता था। पोट्री बनाते थे बंदे, रेड एंड ब्लैक पोट्री टाइप की, ठीक है ना, पेंटेड पोट्री होती थी। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें चलती थी। अब इसके अंदर जैसे कई सारी चीज़ें हमको मिली है, जैसे मोहनजोदारो में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमको मिली है, नाचती हुई एक ब्रॉन्ज लड़की, ये आप देख सकते हो, इस तरीके की हमें मिले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है और इसको आइडेंटिफाइड किया गया कि ये देवदासी है। फिर उसके बाद हमें एक प्रिएस्ट मिले हैं, ठीक है ना, जो बियर्डेड है, जिनकी दाढ़ी है, स्टोन स्टेट की बनी हुई है, कहाँ पे मिली है, ये भी मोहनजोदारो में मिली है। फिर कई सारी हमें टेराकोटा फिगराइंस वगैरह मिली है, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं जो फायर बेक्ड क्ले है, मतलब क्ले को आग में गर्म करके इस तरीके से जलाकर बनाया गया है, जैसे टॉयज़, वॉरशिप्स, आइडल्स, टॉयज़, कार्ड्स, एनिमल्स, इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है लाइक तब पैसे वगैरह की खोज नहीं हुई होती थी, तो ऐसा क्या होता था कि लाइक जैसे मान लो ये बेच रहा है, इसके पास वीट है 2 किलो और इसके पास मान लो टमाटर है 5 किलो, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो दोनों क्या कर लेते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। तो इसी को हम कहते हैं वाटर सिस्टम, मतलब जहाँ पर बीच में कोई करेंसी नहीं है। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी को एक दूसरे की जब ज़रूरत होगी तभी वो आदान प्रदान करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, जैसे बैलगाड़ी वगैरह होती थी, बोट्स होती थी, जिससे ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक। और इसके अंदर जैसे और भी कई सारी सिटी हैं, लाइक जैसे दाइमाबाद है, यहाँ पर मेनली ब्रॉन्ज का काम देखा जाता है। लोथल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कई सारे स्टोन टूल्स, मेटेलिक वगैरह की फैक्ट्री देखने को मिलती है। ऐसे बालाकोट में पर्ल, बेंगल्स, इन सब के आइटम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या था ना, वेट और मेजर्स के भी छोटी छोटी चीज़ें हमको मिलती है, और जनरली ये लाइमस्टोन और स्टेटाइट के होते थे, और जनरली ये 16 के मल्टीपल में यूज़ होते थे, जैसे 54, 58, 4 आना, 8 आना, इस तरीके से चलता है ना, 16 आना मतलब 1 रुपये, तो इस तरीके का यहाँ पर यूज़ देखने को मिलता था, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड की बात करें तो जैसे मेसोपोटामिया हो गया, इराक, सेंट्रल एशिया हो गया, पर्सिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बहरीन हो गया, इन सब के साथ फॉरेन ट्रेड देखने को मिलता था। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो, लाइक हम जो कोलार है कर्नाटका वगैरह से, अफगानिस्तान से, पर्सिया से यहाँ से इंपोर्ट करते थे। सिल्वर हो गया, अफगानिस्तान, पर्सिया, साउथ इंडिया, इन सब से इंपोर्ट करते थे, और बिज़नेस इस तरीके से फॉरेन ट्रेड में चलता रहता था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम रिलीजियस चीज़ों की बात करें तो जैसे यहाँ पर कुछ मदर गॉडेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे कई तरीके की टेराकोटा फिगराइन होती हैं, जैसे प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बॉम्ब, दिखता है कि मतलब एक बॉम्ब में से प्लांट क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद पशुपति शिवा जो हैं, इनकी सील देखने को मिलती है, जिसको प्रोटो शिवा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सील है, इसमें दिखता है कि 3 फेस, 2 हॉर्न्स, राउंडेड वे, मतलब ये आप देख रहे हो कि इस तरीके का एक बंदा बैठा हुआ है, और ये कई सारे, जैसे एलिफेंट हो गया, यहाँ पर देखो ये एलिफेंट बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइगर हो गया, ये टाइगर यहाँ पर है, राइनो हो गया, ये राइनो आप देख सकते हो, बुफेलो हो गया, ये सारे इसके आसपास घिरे हुए हैं। तो इस तरीके की एक पशुपति शिवा सील देखने को हमें मिलती थी, ठीक। फिर उस तरीके से आपको जैसे कालीबंगन और लोथर में फायर अल्टर्स, यज्ञ करने वाले जो अल्टर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई टेम्पल देखने को नहीं मिला। और जो स्वास्तिक चिन्ह है, इस तरीके का, ये जो हमारा हिंदू
हिंदू धर्म में ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये भी हमें यहीं से मिला है, ठीक है ना। फिर उसके बाद चलते हैं हम हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो भाई हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक नेचर की है। पिक्टोग्राफिक नेचर मतलब जो पिक्चर की इमेज में वो लोग बातचीत करते थे या जो भी है इंडिकेशन देते थे। फर्स्ट सिंबल अपीयर्स मोस्ट डायरेक्शन, तो इसके अंदर जैसे डायरेक्शन वगैरह कैसे होती थी, जैसे ये बोस्ट्रोफोडन थी, बोस्ट्रोफेदन में क्या होता है, पहली लाइन जो है ना वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। इस तरीके से जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं बोस्ट्रोफेडन लैंग्वेज, ठीक है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफी के नेचर थी, बोस्ट्रोफेडन थी और अभी तक ये मतलब डिकोड नहीं हुई है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, जैसे ये जो सिविलाइजेशन है, जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा अर्बन थी, फिर अचानक से क्या हो गया, हमें रूरल सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, गांव वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये अचानक से कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई होगी। तो इसको कई सारे रीज़न बताए जाते हैं कि कहीं से एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ होगा जिसकी वजह से ये जो सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई। हो सकता है बाढ़ आ गई होगी, फिर कहते हैं कि एपिडेमिक हो गया होगा, कोई महामारी आ गई होगी, कोई कहता है कि नदी ने शिफ्ट कर लिया, क्लाइमेट चेंज हो गया, कोई कहता है भूख मतलब वहाँ पे क्या हो गई, भूखमरी हो गई। तो इस तरीके से कई सारे अलग अलग थीसिस इन्होंने दिए, लेकिन कोई भी अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हड़प्पन साइट है इसके कई सारे कुछ मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है। लाइक जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरी कहाँ पाई गई, आपको ध्यान रखना है ये हड़प्पा में पाई गई। लिंगम एंड योनी की स्टोन कहाँ पाई गई, हड़प्पा में पाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2-3 चीज़ें याद रख सकते हो। फिर मोहनजोदारो में जैसे ग्रेट ग्रेनरी, प्रोटोसिबासील हो गया, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हो गया और बियर्डेड प्रेस्ट जो दाढ़ी वाले बाबा थे वो सारे कहाँ पाए गए, मोहनजोदारो को जैसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, डेड माउंट, ठीक। फिर उसके बाद आता है कालीबंगन का मतलब होता है काली बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो कालीबंगन में बेंगल फैक्ट्री पाई गई है, वहाँ चूड़ियाँ बनती थी। प्लो फील्ड मतलब जुता हुआ खेत पाया गया है। फायर अल्टर्स पाए गए हैं, ठीक, मतलब यज्ञ करने वाले अल्टर्स। कैमल बोन्स पाए गए हैं। चन्हू में क्या हो गया, इंक पोट पाया गया, स्याही पाई गई है, लिपस्टिक पाई गई है, मतलब लिपस्टिक आप समझ रहे हो उस टाइम पर लड़कियों को फैशन का शौक था। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज टॉय कार्ट पाए गए हैं, बुलोक कार्ट पाए गए हैं। दाइमाबाद में क्या हुआ है, दाइमाबाद में एलिफेंट्स, राइनोसोरस वगैरह पाए गए हैं। अमरी में राइनोसोर्स पाए गए हैं। आलमगीरपुर में क्लॉथ इंप्रेशंस वगैरह देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको याद रखनी है, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन आप मैप में देख रहे हैं, इसके 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट मतलब एक सबसे नॉर्थ में पाया गया, एक सबसे साउथ में पाया गया, एक सबसे ईस्ट में, एक सबसे वेस्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर में मांडा में मिला है, जो जम्मू कश्मीर है अभी का, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है मांडा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, कहाँ है, मांडा है। फिर साउथ में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दाइमाबाद मिलेगा, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, इंडिया में। फिर ईस्ट में यहाँ पर जाओगे तो उत्तर प्रदेश में आपको अलामगीरपुर मिलेगा, जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। फिर सबसे वेस्ट में यहाँ पर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सुटका गैंडोर मिलेगा, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, वो है वैदिक एज। देखो क्या है कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, ठीक है ना। जो IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, जो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन लाइक वो सिटी की तरह थी, पूरी वेल प्लान्ड, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने उसके बाद देखा कि वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। कैसे पता चला वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि क्या हो गया कि जैसे ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके बाद हमने जो देखा वो है वैदिक एज, क्लियर है। तो वैदिक एज में जो हमें चीज़ें मिली वो कैसे मिली, हमें छोटी छोटी कुटिया, छोटी छोटी विलेजेस, छोटे छोटे घर दिखे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक अर्बन एरिया था और अर्बन एरिया से डायरेक्ट क्या हो रहा है, रूरल एरिया में चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अर्बन एरिया था ये डिस्ट्रॉय हो गया किसी वजह से। तो उसी की बहुत सारी थीसिस थी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं वैदिक एज। ये वैदिक एज है क्या, तो देखो क्या है कि एक टाइम पीरियड में, लाइक ये जो 1500 BC से 1000 BC, या फिर इससे और भी आप आगे चलोगे 1500 BC से 500 BC के अराउंड, क्या हो रहा है कि ये जो वैदिक पीरियड है, जिसको हम वैदिक पीरियड कह रहे हैं, इसमें ना कई सारे हमें क्या मिले हैं, वेद टेक्स्ट मिले हैं, ठीक है। जिसके बिहाफ पे हमने इसको क्या कहा है, वैदिक एज कहा है। जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं अर्ली वैदिक एज और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं लेटर वैदिक एज। ये जो अर्ली वैदिक एज है इसको ऋग वैदिक एज भी कहा जाता है, जो 1500 से 1000 BC है, ठीक। तो ये जो वैदिक एज है, तो ये जनरली ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्यंस थे, आर्यंस लोगों ने ही क्या करा है, इसको लिखा है। वैदिक ये जो वेद वगैरह है इनका मिक्सअप किया है, कंपाइलेशन किया है, ये ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के टाइम का है, आर्यंस ने लिखा है या इन्हीं के टाइम का है। ये जो आर्यन है ना, आर्यन का अगर आप नॉर्मल सा मतलब देखोगे तो इसका मतलब है नोबल बर्थ। नोबल बर्थ आपको पता है कि जैसे जो नोबल्स फैमिली होती है उसमें जन्म लेने वालों को क्या कहा जाता है, जनरली आर्यंस कहा जाता है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्यन है ना, ये सेंट्रल एशिया से, मतलब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो जहाँ पर आपका उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं छोटी छोटी, उज्बेकिस्तान के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, तजाकिस्तान वगैरह, तो ये वाले पार्ट से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ये जो आर्यंस हैं ये घूमते फिरते हमारे इंडिया में आए थे, क्लियर है, ठीक। तो इसलिए कहा जाता है कि आर्यंस जो है माइग्रेट हुए फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू
सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब ये वाला जो एरिया है, ये सप्त सिंध वाला एरिया है, थोड़ी आगे चलकर हम उसको भी देखेंगे। तो इस एरिया के पास में वो क्या करते हैं, आकर रहने लगते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं। और ये वाली थ्योरी किसने दी थी, मैक्स मूलर ने दी थी। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ टर्म्स हैं वो आपको जान लेना चाहिए, ज़्यादातर को पता है। जैसे ओशियन है, ओशियन को क्या कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है। हिमालयस को हिमवंत कहा जाता है। इंदु कोश को मुंजावंत और डेजर्ट को धावा कहा जाता है। मतलब उस टाइम में जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें इस तरीके के वर्ड आपको मिलेंगे जिनका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके अंदर कई सारी नदियों के नाम है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है बहुत बार कि आपका ये जो नाम है, मतलब देखो पेपर कैसा भी है, ये सारी चीज़ें पूछनी है। हो सकता है कि टफ पूछेगा, मतलब एक दो तीन स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछेगा यही। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपको क्या करना है, नाम याद रखने हैं कि अभी के टाइम पर आज का जो नाम है उसको पहले क्या कहा जाता था। ठीक है ना, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे इंदस वैली सिविलाइजेशन है, तो ये तो हमको सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो इंदस जो नदी है तो उसको क्या कहा जाता था, सिंधु नदी कहा जाता था। ठीक है, ये आप याद रखोगे, इंदस को क्या कहा जाता था, सिंधु नदी। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारी पंचनाड रिवर है, पंचनाड रिवर जैसे आप जब जियोग्राफी पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो ना, रावी हो गया, इंदस हो गया, झेलम हो गया, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, इन सबको मिलाकर पंचनाड रिवर कहा जाता है। मतलब 5 रिवर का संगम होता है। तो यही है, इन्हीं के नाम है। यहीं पर आकर क्या हो गए थे, आर्यन सेटल्ड हो गए थे। तो जैसे इंदस को पहले सिंधु कहा जाता था, झेलम को वितस्ता कहा जाता था, चेनाब को अस्किनी कहा जाता था, रावी, रा से आप याद रख सकते हो, रावी आरपी, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, तो रावी परुसनी कहा जाता था, ब्यास को बिपासा कहा जाता था, सुतलज को सुतुदरी कहा जाता था। तो इस तरीके से आप ये कुछ नदियाँ हैं, इनको आप याद रख सकते हो। लाइक ये ऊपर की ये गग्गर तक आप जरूर याद रखो, और एक ये सरस्वती वाली नदी भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और क्या क्या है। तो ये जो अर्ली वैदिक जो पीरियड है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या था। इसमें अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पे खेतीबाड़ी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर का मिलता है। क्या मिलता है, जैसे प्लाउस और जो हल होते हैं ना, जिससे खेत जोता जाता है, जो लकड़ी के बने हुए हैं, वो हमें मिलते हैं। वहाँ पर जैसे काटना, जुताई, थ्रेसिंग वगैरह, इन सब के हमें एविडेंस मिलते हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो लोग जो है, मतलब उनके जो टेक्स्ट हैं उसमें उन्होंने अयस्क का मेंशन किया है। अयस्क मतलब जैसे कॉपर या ब्रॉन्ज, इसकी बात वो करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह थी, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बार्टर सिस्टम था। वहाँ पर बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि दोनों जो मान लो कि ए पार्ट है और बी पार्ट है, अगर ये बंदा टमाटर बेचना चाह रहा है और ये बंदा राइस बेचना चाह रहा है, और इसको टमाटर चाहिए और इसको राइस चाहिए, तभी दोनों में क्या हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा। इसी को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था, जो ऋग्वैदिक टाइम है या फिर अर्ली वैदिक एज है, उसमें एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज गाय को बना दिया था। मतलब गाय को एक मनी की तरह यूज़ किया जाता था कि आप मुझे इतना दे दो तो मैं आपको 1 गाय दूंगा, 2 गाय दूंगा। इस तरीके से गाय को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया। फिर यहाँ पर कॉइन्स भी देखने को मिले बाद में। कॉइन्स जैसे कुछ गोल्ड कॉइन थे जिसको कहा जाता है निष्का, सतमाना, कृष्णा, ये गोल्ड कॉइन्स थे। ठीक है ना, टाइम की भी एक यूनिट थी जिसको गोधुली कहा जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ी सी ऋग्वेद में रिलीजन की बात करें, धर्म की, तो अभी भी यहाँ पर कोई टेम्पल, कोई आइडल वर्शिप नहीं दिखाई देती। मतलब ना कोई मंदिर मिले, ना किसी मूर्ति की पूजा होने लगी, ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर सेक्रीफाइसेस जरूर देखने को मिले, जिसको कहा जाता है यजनास, यज्ञ होता था ओपन स्पेस में जिसमें सेक्रीफाइसेस होती थी। ठीक है ना, तो नेचर की पूजा की जाती थी, जो मेरे को लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ है। नेचर की पूजा की जाती थी, यही उस टाइम का रिलीजन था, धर्म था। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अरे ये तो पुराना आ गया, चलो कोई नहीं, दूसरा देखते हैं। तो जैसे ही मैंने बताया कि वहाँ पर कोई टेम्पल, कोई आइडल वर्शिप कुछ भी नहीं था। वहाँ पर जैसे एक रिवर है सिंधु रिवर, सिंधु रिवर की पूजा की जाती थी, उनको गॉडेस माना जाता था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रहनी चाहिए, ज़्यादातर आपको याद रहती है। लाइक जैसे अग्नि गॉड ऑफ फायर थे, वरुण देवता गॉड ऑफ वाटर थे। तो ये सब उतना नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया। इसमें से कुछ एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। लाइक जैसे ये सावित्री गॉड ऑफ लाइट है। गायत्री मंत्र जो है ना, इन्हीं को एड्रेस किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बार बंदे भूल जाते हैं। पुशान प्रोटेक्टर ऑफ मैरिज, रोड्स एंड कैटल्स, ये आपको ध्यान रखना है। रुद्र ये भी पूछता है, गॉड्स ऑफ एनिमल। ठीक है ना, बाकी और चीज़ें हैं, आप याद रखो ना रखो, ये आपके ऊपर है। और एक ये वाला सोमा, सोमा का मतलब होता है, सोमा मतलब होता है बॉडी। ठीक है ना, तो यहाँ पर सोमा का मतलब हो रहा है प्लांट डाइटी, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनके जो क्या कहते हैं गॉड थे, उनको किया जा रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। लाइक आप जैसे जब भी लेटर वैदिक पढ़ते हैं तो उसमें आप एक वॉर पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं 10 किंग वॉर या 10 राजन वॉर। ठीक है ना, क्या कहते हैं, 10 राजन वॉर। ठीक, तो ये जो 10 राजन वॉर है, युद्ध है, ये क्या था, बैटल ऑफ 10 किंग्स में लड़ा गया था। इसमें क्या था कि 2 पार्ट थे। लाइक एक जो थे वो तो वशिष्ठ थे और एक दूसरे थे वो थे विश्वामित्र। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है कि वो होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है। दोनों प्रीस्ट थे, दोनों के अपने विचार थे, दोनों को लेकर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये जो वशिष्ठ थे ये क्या करते थे, भारत जो भारत किंग थे या जिनको सुदास कहा जाता है, उसको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। और ये जो विश्वामित्र थे ये क्या करते थे, छोटे छोटे 10 क्लैंस थे, मतलब छोटे छोटे 10 राजा थे, ये उनको सपोर्ट करते थे। तो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर युद्ध होता है।
कहाँ पर युद्ध होता है? यहाँ पर। और ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी में युद्ध होता है, तो ये रावी नदी है ना, रावी नदी के दूसरे दोनों तरफ में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, भारत क्लैन या फिर जो सुदास होता है वो जीतता है। ये पार्टी जो होती है इसमें ये जीत जाती है। और इसमें जो 10 किंग्स थे, इसमें से 5 आर्यन होते हैं और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, तो ये था 10 राजन वॉर। क्लियर हो गया? ठीक। अगर यहाँ पर जैसे मैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे राजन वर्ड आता है, जैसे आपने वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा होगा कि राजन नाम का कुछ ऐसा सच नहीं था। वहाँ पर क्या थी, छोटी छोटी समितिस थी जहाँ पर लोग क्या करते थे, इलेक्ट होकर एक दूसरे को चुनते थे, जो आगे चलकर क्या करते थे, चीज़ों को चलाते थे। बट यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर राजन वर्ड आ जाता है किंग, जो मोस्टली हेरिडेटरी था, मतलब जिसका बेटा भी आगे चलकर राजा बनेगा, इस तरीके का सिस्टम चालू होता है। ठीक है ना। और कई कई जगह पे ऐसा था, कुछ समिति थी, मतलब समिति लाइक जैसे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट वोट करती थी कि कौन अगर राजा बनेगा, बट बहुत कम केसेस में। क्लियर है? यहाँ पर सभा चलती थी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, बुद्धिमान लोग, बूढ़े बुजुर्ग जिनके पास एक्सपीरियंस था वो लोग रहते थे। ठीक है, तो कोई सी भी रणनीति हो, कुछ भी हो, वो लोग डिसाइड करते थे। ऐसे कई सारे की ऑफिशियल्स थे, आगे चलकर मैं बताऊंगा की ऑफिशियल्स किसको क्या कहा जाता है, वो भी कभी कभार पूछ लेता है। लाइक जैसे पुरोहित हो गया, प्राइस्ट जिसको कहा जाता है, पूजा वगैरह करना। सेनानी मतलब जो आर्मी का कमांडर चीफ होता था, जो संभालता था, वो सारी चीज़ें हो गई। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे किंगशिप है, जो राजा वगैरह थे उनको जाना कहा जाता था, विज उसको ट्राइब कहा जाता था। ऐसे ही गांव थे, उनको ग्राम कहा जाता था। तो ऐसे आपने सुना होगा संग्राम। संग्राम का मतलब है जैसे जो कई, जैसे ये दो गांव है, दो गांव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इसके बीच का जो वॉर है उसको संग्राम कहा जाता था। ठीक है ना। तो अब ये क्या था, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। पेट्रियार्कल सोसाइटी आपको पता है दो तरीके की सोसाइटी होती है, एक मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है। तो हम हिस्ट्री में जहाँ भी देखेंगे ना, हमें जनरली पेट्रियार्कल सोसाइटी दिखेगी, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मेट्रियार्कल सोसाइटी मिलेगी। पेट्रियार्कल मतलब पितृ वाली, मतलब आप पिता से जो सोसाइटी चल रही है, जैसे जो फादर हैं वही सारी चीज़ें संभालते हैं, फिर फादर के बाद जो उनका बेटा होता है वो आगे चलकर संभालता है। तो ऐसी जो सोसाइटी होती है उसको पेट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है। और मोनोगैमी जो था वहाँ पर नॉर्मल था। मोनोगैमी, गैमी का मतलब एक सिंगल मैरिज, मोनो का मतलब सिंगल, गैमी का मतलब मैरिज, तो सिंगल मैरिज होती थी। चाइल्ड मैरिज के कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले, बाद में जाकर ये चालू हुई। और इस टाइम पर भी क्या होता है, विडो रीमैरिज प्रैक्टिस थी, मतलब जो विधवा थी उनकी शादी कराई जाती थी। बाद में चलकर बहुत ज़्यादा समाज जो होता है वो वुमेंस के अगेंस्ट में हो जाता है, और क्या करता है, उनके जो राइट्स हैं उन चीज़ों को दबा दिया जाता है और चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हमने देखा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो अर्ली वैदिक पीरियड तो मैंने पढ़ लिया। अब अर्ली वैदिक से चीज़ें जो होती हैं लास्ट की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जो लगभग 1000 से 600 BC के आसपास में चला। तो इस केस में क्या हुआ, आपने देखा कि ये जो आर्यंस थे ये वाली जगह पे थे। ठीक है ना, जहाँ पे आपका तक्षशिला, हड़प्पा, ये वाले एरिया पे थे, जहाँ पर हमारा क्या है कि वो सप्त सिंध रिवर वगैरह सारी चीज़ें हैं। फिर ये बाद में क्या करते हैं ना, ये जो बंदे होते हैं ये यहाँ से क्या करते हैं, ये प्लेन एरिया में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि एक तो ये जगह बहुत फर्टाइल थी और रहने के लिए काफ़ी अच्छी थी, और यहाँ पर जैसे मेटल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह पाए जाते थे, और गंगा नदी के पास में थी जो बहुत उपजाऊ थी। तो इस बेसिस पे जो आर्यंस थे वो यहाँ से शिफ्ट होकर वो क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले एरिया में। ठीक है, तो इसी को वेस्टर्न यूपी या फिर गंगा यमुना द्वाब का रीजन कहा जाता है। आर्यव्रत रीजन इसी का नाम है। ठीक है ना। और ये कैसे हमें पता चलता है, टेक्स्ट में जैसे नर्मदा नदी की बात है, चंबल नदी, सदनीरा, ठीक है ना, विंध्या माउंटेन, इन सब नदियों की, पर्वतों की बात हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं ये वाला एरिया रहा होगा जहाँ पर ये जो आर्यंस लोग हैं वो यहाँ से यहाँ पर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। क्लियर हो गया ना। ठीक। और इसके बाद कुछ रीजन है, ठीक है, जिसको आज के टाइम में, जैसे यहाँ पर एक रीजन है जिसको कहा जाता है आर्यव्रत। आर्यव्रत मतलब नॉर्दर्न इंडियन, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मध्य एशिया यानी सेंट्रल इंडिया, मतलब ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद आता है दक्षिण पथ यानी ये वाला पार्ट जो हमारा क्या है, सदर्न इंडिया है, यही इसका मतलब है। ठीक। फिर उसके बाद पॉलिटिकल चेंजेस देखते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिला। पहले क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे हमने देखा छोटी छोटी समिति थी, छोटी छोटी ट्राइब्स थे। फिर हमने क्या देखा, जो अर्ली वैदिक एज आया उसमें क्या हो गए, राजा वगैरह बनने लगे, बट वो उतने बड़े नहीं थे। बट लेटर वैदिक में आप देखोगे कि बड़े बड़े किंगडम्स बनने लगे, मतलब कई सारे ट्राइबल मिलकर बड़े बड़े राज्य बनने लगे। ठीक है ना। तो छोटे छोटे जो ट्राइब्स थे वो टूटने लगे, टूट कर क्या हो गए, बड़े बड़े राज्य में वो लोग चेंज होने लगे, और जो ट्राइबल्स थे, समिति, सभा, विधाता, इन सब की वैल्यू जो है वो कम होने लगी धीरे धीरे। ठीक है ना। राजा का राज होने लगा। और वुमेन्स जो आपने देखा, पहले वो समिति वगैरह में जाती थी, अपने डिसीजन देती, तो वुमेन्स को क्या कर दिया गया, कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया असेंबली से। यहाँ पर फर्स्ट टाइम राष्ट्र जो हम वर्ड देते हैं ना, टेरिटरी, मतलब क्या हो गया, पहले क्या था कि कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, ऐसा हो गया था। फिर लेकिन जब ये किंगडम्स बड़े होने लगे ना, तो सबका अपना टेरिटरी बनने लग गया, एक बॉर्डर बनने लग गया कि ये वाला राज्य हमारा है, यहाँ तक हम लोग राज करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। तैत्रीय ब्राह्मणा, ये देखो क्या है, मैं आगे चलकर बताऊंगा। ब्राह्मणा क्या है कि कुछ रूल्स वगैरह होते हैं हर एक वेद में, ठीक है, जिसके हिसाब से चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो उसमें से ही एक टाइप है, एक भाग है जिसको हम तैत्रीय ब्राह्मण कहते हैं, जो क्या बताता है, किंगशिप के ओरिजिन को बताता है।
ऐसे ही एक और है जिसको हम कहते हैं सतपथा ब्राह्मणा, जिसने 12 रत्नीस यानी रॉयल ऑफिशियल्स होंगे 12। 12 मतलब जैसे कोई बजट संभाले, कोई फाइनेंशियल संभालेगा, कोई सेना संभालेगा, कोई कुछ संभालेगा, तो इस तरीके से 12 ऑफिशियल्स होते थे जिसको सतपथा ब्राह्मणा कहा जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अब मैं ये जो 12 ऑफिशियल्स हैं इनकी हम बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या है, क्या क्या कहा जाता था। लाइक जैसे पुरोहित, ये प्रीस्ट जो होते थे पादरी, उनको पुरोहित कहा जाता था। क्वीन जो है उनको महिषी, महिषी कहा जाता था। क्राउन प्रिंस, ये सबको पता है, युवराज को क्राउन प्रिंस कहा जाता है। सूता या फिर सारथी, रॉयल हेराल्ड और चैरियटर। सारथी आपको पता ही है, जो घोड़ा संभालता है, जो रथ संभालता है, उसको सारथी कहा जाता है। ठीक है ना। भागादूगा यानी टैक्स कलेक्टर। भागादूगा, भागा मतलब कितने भाग को वो क्या करेगा, लेगा, कलेक्ट करेगा, तो इसलिए उसको कहा जाता था टैक्स कलेक्टर। ठीक है। ऐसे ही एक था पालागाला। पालागाला मतलब जो किंग का फ्रेंड होता था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्रामीणी जैसे विलेज का जो हेड होगा। ठीक ठीक है। फिर उसके बाद और क्या देखते हैं, हम देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, देखो वर्ना सिस्टम, जैसे आप लोगों को पता है वर्ना सिस्टम में क्या है, 4 तरीके के कैटेगरी है। ठीक है ना। जिसमें एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो पहले क्या होता था ना कि ये जो 4 कैटेगरी थी, तो इसमें ऐसा नहीं था कि ये फिक्स था कि किसी का बच्चा अगर ब्राह्मण है तो वो बच्चा भी ब्राह्मण ही होगा, या कोई क्षत्रिय है तो उसका बच्चा भी क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं था। तब क्या था कि काम के जो आपका जो मन है, आपकी जो स्किल्स है, उसके बेस पे वो लोग क्या करते थे, अपनी जो कैटेगरी थी उसको चुन लेते थे। लेकिन जब क्या हो गया, लेटर वैदिक एज आया, तो उस टाइम तक आते आते ना ये जो वर्णा सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया। इस टाइम अब क्या हो गया कि ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण बनेंगे, क्षत्रिय के बच्चे जो किंग्स वगैरह हैं उनके बच्चे किंग ही बनेंगे, वॉरियर के बच्चे वॉरियर ही बनेंगे, और जो फार्मर के बच्चे हैं वो किसान ही बनेंगे, फार्मर्स ही बनेंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया। और जिसमें से क्या हो गया, जो शूद्र थे ना उनको भाई अछूत बता दिया गया, उनको सबसे लोअर कैटेगरी का हायरार्की में रख दिया गया, उनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा होने लगा। और जो ब्राह्मण थे वो शुरू से ही चालू रहे, तो उन्होंने खुद को क्या बताया, क्लास, सोशल क्लास का टॉप बताया। और जो क्षत्रियास थे ना वो भाई बहुत बार क्या करते थे, इन ब्राह्मण से चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे, क्योंकि भाई ये किंग होकर भी किसके नीचे है, ब्राह्मण के नीचे है, तो इसलिए ये चिढ़ते थे, बहुत बार ऐसा होता था। ठीक है। फिर यहाँ पर एक आश्रम सिस्टम भी डेवलप्ड होने को दिखा। क्या ये क्या है कि एक लाइफ की स्टेजेस है जो बताती है कि लाइक जब आप स्टूडेंट हो तब आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। फिर जब आप एक स्टूडेंट वाली एज से निकल जाते हो तो आपको फिर उस टाइम पर शादी वगैरह करके घर संभालना चाहिए, हाउस होल्डर जिसको गृहस्था कहा जाता है। फिर कुछ टाइम और चला जाता है, जब आप एजेड हो जाते हो तो आपको वन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, वन प्रस्था, जंगल में जाके रहना चाहिए। फिर जब और चले जाते हो और एजेड हो जाते हो, लास्ट स्टेज जो होती है उस टाइम पर आपको सब कुछ त्याग देना चाहिए, रिनंसिएशन, संन्यास ले लेना चाहिए जीवन से। ठीक है ना, सब कुछ त्याग देना चाहिए। तो ये एक आश्रम सिस्टम है जो लेटर वैदिक एज में देखा जाता है। और जो वुमेन का स्टेटस है ये भाई और ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है। ऋग वैदिक में तो डिक्लाइन हुआ, लेकिन जो अपना लेटर वैदिक में और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। जबकि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह में देखोगे तो वहाँ पर वुमेन्स को बहुत ज़्यादा आज़ादी थी, इक्वली ट्रीट किया जाता था। ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन में क्या क्या चीज़ें होने लगी, जो सेक्रीफाइसेस थे, रिचुअल्स वगैरह थे, वो बढ़ने लगे। क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनको चाहिए था कि भाई वो टॉप क्लास को मेंटेन करके रखे। तो वो कैसे मेंटेन करेंगे, वो किसी कोई राजा है, उसके राज्य में मान लो सपोज बारिश नहीं हो रही, किसी वजह से वो परेशान है, तो वो कहेगा कि भाई आप इस तरीके की पूजा करवाओ, इस तरीके का यज्ञ करवाओ, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से वो खुद को सबसे ऊपर रखा करते थे। ठीक है। तो ऐसे टाइम में क्या हो गया, जो प्रजापति थे वो सुप्रीम गॉड बने। उस टाइम पे प्रजापति जो गॉड हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा उनको माना जाता था। फिर विष्णु, प्रोटेक्टर डेइटी, मतलब ये बचाने वाले। फिर पुशान, जो कैटल वगैरह हैं उनके प्रोटेक्टर गॉड थे। ठीक है। जिनको शूद्र के साथ में लिंक्ड माना जाता था। ठीक है। और ये देखो यहीं पर लिखा है ग्रोइंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेशन बाय एंड ऑफ वैदिक एज। तो ये वैदिक एज के अंत होते होते ना ये ब्राह्मण का इतना ज़्यादा सोसाइटी पे डोमिनेशन था, वो कहते थे कि ये सही है, ये गलत है, तो वैसा ही माना जाता था। इन सब के चलते लोगों में बहुत एंगर था ब्राह्मण के अगेंस्ट में। ठीक है। फिर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी ही सबसे मेन ऑक्यूपेशन था, जिसमें ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी। और कुछ नए ऑक्यूपेशंस आए थे, लाइक कोई मछली पालन करता था, कोई डोरमैन था, ठीक है ना, कोई डाई वाई बनाता था, कोई वॉशरमैन था, मतलब अलग अलग तरीके के छोटे छोटे काम देखे जाने लगे। ठीक है ना। कोई धोबी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। मेटल्स की अगर हम बात करें, लास्ट की तरफ में मेटल जैसे सिल्वर मिला, आयरन मिला, टीन मिला। तो ये आप देख लो यहाँ पर आयरन मिला सबसे पहली बार। ठीक है ना, लेटर वैदिक एज में। क्लियर है। फिर उसके बाद छोटे छोटे मर्चेंट्स थे, मतलब जो व्यवसाय वगैरह करते थे जो, तो उन्होंने क्या कर लिया, गिल्ड फॉर्मेशन कर लिया, मतलब कंपनी की तरह, कॉर्पोरेशन की तरह थे जो मिलकर बिजनेस वगैरह करते थे। एक और चीज़ यहाँ पर पूछता है, पेंटेड ग्रे वेयर। जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो मटका है ये पेंटेड है, ग्रे कलर का। ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिला है, ये आपको लेटर वैदिक एज में देखने को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। अब जैसे ये जो वेद है, वेद एज, ये क्या मतलब है, इसमें हमें कई सारे वैदिक लिटरेचर मिले, इसलिए इसका नाम वेद है। और यहाँ पे वेद जो है ना, इसका मतलब होता है नॉलेज। वेद मीन्स होता है नॉलेज, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लाइक एक जो नॉलेज है वो किसी को सुनाया जाता था, फिर वो उसको क्या करता था, याद रखता था।
ठीक है। तो इसका मतलब श्रुति और स्मृति, पहले वो सुनते थे, सुनते सुनते उसको याद रख लेते। तो इस तरीके से क्या हो गया कि एक मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम में, जैसे मान लो ये 2000 है, 2000 से कुछ शिष्य बने, मान लो ये एक टाइम है सपोज, इसमें कुछ शिष्य बने, तो गुरु ने क्या करा, उनको सुनाकर अपना ज्ञान शिष्य को दिया, फिर इन्होंने नेक्स्ट को अपना ज्ञान दिया। इस तरीके से जो नॉलेज था वो ट्रांसफर होता हुआ जा रहा था आगे आने वाली जनरेशन तक। कैसे सुनाया जाता था और रिमेंबर किया जाता था। तो 4 तरीके के वेद हैं हमारे पास में, एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्लियर है, ठीक। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, इसलिए जो अर्ली वैदिक एज है उसको ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। तो ये ऋग्वेद में लगभग मान लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है 1028 हाइमन्स हैं, 10 मंडल्स हैं और 4 वर्णाज हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद। फिर उसके बाद आता है सामवेद। साम का मतलब होता है मेलोडी, मतलब स्वीट। तो इसमें जनरली म्यूजिक वगैरह इन सब की चीज़ें, इन सब की बात होती है। तो ये जो फेमस ध्रुपद राग है ना, ये भी सामवेद के अंदर ही मिला है। फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, जनरली पूजा पाठ, सेक्रीफाइस वगैरह, यज्ञ वगैरह, इन सब चीज़ों की बात होती है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये नॉन आर्यंस ने लिखा है, मतलब ये आर्यंस द्वारा डेवलप किया हुआ नहीं है। फिर उसके बाद आता है अथर्ववेद, मतलब जैसे जादू वगैरह, काला जादू होना, चोट लग गई उसको ठीक करना, ठीक है ना, कई सारी पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ब्लैक मैजिक वगैरह किस में आता है, अथर्ववेद में आता है। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ब्राह्मण्स, ये क्या है कि हर, ये जो वैदिक है ना, इन वैदिक को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है। तो किस मतलब उनका डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से हमें ये फॉलो करना है। सामवेद है, म्यूजिक को किस तरीके से करना है, पूजा पाठ किस तरीके से करनी है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए ये ब्राह्मण्स जो छोटे छोटे क्या है, ग्रंथ बनाए गए हैं। ठीक है। तो जो क्या करते हैं, जैसे ये जो वैदिक हाइमेंस हैं, उनकी क्या करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में, क्या है उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर के जो सिंबल हैं, रिचुअल्स हैं, उनको ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके का इनका कोर है, जिससे समझा जाता है कि एक्चुअल में है क्या। क्लियर है। ठीक है। तो ऐसे ही ऋग्वेद में अगर हम देखें तो ब्राह्मण्स जो फेमस मेन है, एक है अतिर्या और एक है क्या, कौस्तिकी। यजुर्वेद, इसके अंदर सतपथा, ये पूछता है कि ये वाला किस वेद में है। ठीक है ना, तो ऐसे पूछेगा ये सतपथा ब्राह्मण किस वेद में है, ये है यजुर्वेद में। तैत्रिया किस वेद में है, यजुर्वेद में। जामिनिया चंदयोग्या किस में है, सामवेद में। गोपता किस में है, अथर्ववेद में। ठीक है ना। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं जनरली रिचुअल्स हो गए, सेरेमनीज हो गई, सेक्रीफाइसेस हो गई, इन सब पे बात करते हैं। ठीक। अब इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, अरण्यकाश। अरण्यकाश क्या है, ये कुछ फॉरेस्ट बुक्स है, मतलब ये ऐसा माना जाता है कि ये जंगल में रहकर लिखी गई हैं, जो ये बताता है कि जो रिचुअल्स हैं उनकी फिलोसफी को बताता है, या उनके बीच का एक ट्रांजिशनल टेक्स्ट है। अरण्य, इसका मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर लिखी गई बुक। पार्ट ऑफ ब्राह्मणास, मतलब अभी हमने जो ब्राह्मण ग्रंथ देखे ना, उसी का ये एक पार्ट है, जो एक तरीके की मैजिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह करता है। क्लियर हो गया। फिर इसके अंदर आपको और क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे उपनिषेद्स। उपनिषेद्स, उपनिषद मतलब क्या हो गया कि जो वेद है ना, जब ये इनका एंड होने वाला होता है, लास्ट पार्ट में ये आते हैं क्या, उपनिषद, उपनिषेद्स। उपनिषेद्स का मतलब होता है नियर टू सिट। क्लियर है। इसके अंदर है क्या, ये जो उपनिषेद होते हैं ना, उपनिषद या उपनिषेद, ये क्या करते हैं, ये बताते हैं उपनिषेद की, जैसे ये सोल के बारे में, आत्मा हो गया, दोबारा से जन्म हुआ, ब्राह्मण हो गए, मोक्ष कैसे मिलता है, स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, उसको ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, बताता है। तो इसमें 108 उपनिषेद हमको मिले ये वैदिक एज में से, जिसमें सबसे पुराना और फेमस कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, वो है बृहद्रण्यक का। ठीक है ना, बृहद्रण्यक का। क्लियर हो गया। ठीक। फिर उसके बाद कुछ होते हैं वेदांगास। वेदांगास मतलब वेद और अंग, मतलब वेद के अंग, लिम्स ऑफ द वेदास। क्लियर है, ये वाला पार्ट। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जैसे लाइक कुछ जो ये हमारे वेद है ना, उनको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे उसमें शिक्षा की बात हो रही है, उसमें कल्प यानी रिचुअल के क्या प्रोसीजर है उसकी बात हो रही है, जो भाषा है, ग्रामर है, उसकी बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है। तो इस तरीके के कई सारे पार्ट हैं वेद में। ठीक है ना, जिनको क्या कहा जाता है, वेदांगास कहा जाता है। ये आपको नहीं भी ध्यान हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ आप याद रखना, पाणिनि ने जो लिखी थी उसको कहा जाता है अष्टाध्याय। तो ये कहा जाता है कि वो किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है संस्कृत जो ग्रामर है ना, 4th सेंचुरी BC की ग्रामर के ऊपर पाणिनि ने बुक लिखी थी, वो है अष्टाध्यायी। मतलब इस ग्रामर को उसने क्या करा था, अपनी बुक में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए या क्या राइट वे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है उपवेदास। उपवेदास क्या है, उपवेदास है अप्लाइड साइंसेस। मतलब क्या है, लाइक जैसे जो चीज़ें हैं, चीज़ों को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद क्या है, ये मेडिसिन के ऊपर है, ये किस में लिंक है, ऋग्वेदास में लिंक है। ऐसे ही धनुर्वेद हो गया। ठीक है ना, तो मतलब जैसे ऋग्वेद में जाओगे तो उसमें मेडिसिन वगैरह, जो आयुर्वेद है ये एक उपवेद है। ठीक है ना, ऐसे ही जो धनुर्वेद है ये भी एक उपवेद है, ये बताता है कि किस तरीके से जो वॉरफेयर है उसको लड़ना चाहिए, और ये यजुर्वेद के अंदर आता है। ठीक है ना, इस तरीके से एक है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद जो है ये म्यूजिक और आर्ट को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से होना चाहिए, और ये किसके अंदर आता है, सबको पता है, सामवेद के अंदर आता है। ऐसे ही एक है शिल्पवेद। शिल्प मतलब
मतलब शिल्पी कलाकार, कलाकार मतलब आर्किटेक्चर और क्राफ्ट, ये किस में आता है, ये अथर्ववेद में आता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उपवेद, ये इनको अप्लाई करने का तरीका बताता है, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद ये चीज़ें, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सूत्र लिटरेचर हैं, ये अगर आप याद रखो तो रख सकते हो, वरना इसको भी आप नीड नहीं है उतनी। फिर आता है पुरानास। पुरान्स, ये जो पुरानास है ये क्या है, इसके अंदर क्या है कि जैसे कई सारी ना स्टोरीज हैं एंशियंट लेजेंड्स की, पुरानास, ठीक है, जिसके अंदर कई सारी स्टोरीज हैं। तो इसके अंदर टोटल 18 महापुराण हमें मिले हैं, क्लियर है, जिसके अंदर सबसे पुराना जो है वो है मत्स्य पुराण, यानी मछली का पुराण, ठीक है। और ये जो हर एक पुराण है ना, ये 5 पार्ट से डील करता है। जैसे इसके अंदर जैसे क्रिएशन की बात होगी, रिक्रिएशन की बात होगी, जैसे आपने देखा होगा जो इसमें पुरानी पुरानी कथाएं हैं उनकी बात होती है कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ, दोबारा से जन्म हुआ, किस तरीके से गॉड बने, ठीक है ना, किस तरीके से राजा वगैरह का जन्म हुआ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये पुराण बात करता है, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवंतरा और वामसानुचरिता, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2 तरीके के एपिक लिटरेचर जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एपिक जिसको कहा जाता है, महाभारत और रामायण, कि आप दोनों को पता है कि इन दोनों के बारे में। महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने लिखी। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने लिखी। एक चीज़ याद रखना, महाभारत जो है ना ये सबसे पुराना है, रामायण से भी पुराना है, लेकिन हमें लगता ऐसा है कि रामायण पुराना होगा। महाभारत रामायण से भी पुराना है, और इसमें 8,800 वर्सेस थे, जिसको बाद में बढ़ाकर 24,000 किया गया था, और रामायण में 6,000 थे, जिसको बाद में बढ़ाकर 24,000 किया गया था, क्लियर है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक स्मृति टेक्स्ट है जो क्या है, एक लॉ टेक्स्ट है, मतलब ये धर्म के बारे में बताती है कि किस तरीके से जो हमारा लॉ है, धर्म शास्त्र है, उसका पालन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जो श्लोक की फॉर्म में लिखा हुआ है। कई तरीके की स्मृति है, ठीक है, लॉ टेक्स्ट हैं, जिसमें से एक है मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति। आपको मनु वाला याद रखना है, ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट फेमस स्मृति है, और ऐसा माना जाता है कि जो पहला किंग था या जिसने लॉ दिया वो मनु था, जिसने इस मनु स्मृति को दिया, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है महाजनपदास। देखो होता क्या है कि जो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो लेटर वैदिक एज है ना, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो ट्राइबल एरियाज़ है, छोटे छोटे ट्राइबल एरियाज से हम लोगों ने देखा कि लार्ज किंगडम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ क्या है, महाजनपद है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी जगह पर, लाइक जैसे आप यहाँ पर इमेज देख पाओगे, ऐसी ऐसी कई सारी जगह हैं, लाइक ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत छोटे छोटे जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, अपना एक बहुत बड़ा किंगडम डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के 16 जो थे वो किंगडम देखने को मिले थे, जिनको महाजनपदास कहते हैं। जनपदास, जनपद मतलब छोटे छोटे कम्युनिटीज़ और उन लोगों का एक महागठबंधन, वो है महाजनपदास, ठीक है ना। तो ये क्या थी, ये मौर्यन एज से पहले जिस जो आए उनको हम कहते हैं महाजनपदास। मतलब इसके बाद हम मौर्यन पढ़ेंगे तो ये प्री मौर्यन एज कहलाता है, ठीक है। तो अब ये देखो था क्या, ये इतना सारा इनका डेवलपमेंट हुआ क्यों। देखो जैसे हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो लेटर वैदिक एज में बंदे जो थे वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर आयरन वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिला और मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इसलिए ईस्टर्न यूपी और बिहार में क्या हो गया कि इनका ना मतलब जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा। एग्रीकल्चर बहुत अच्छे लेवल पर होने लगी, क्योंकि आयरन वगैरह मिल गए थे, तो उससे काफ़ी कुछ जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे वो यूज़ वगैरह होने लगे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो उनकी टेरिटोरियल थी वो बड़ी होने लगी, मतलब बड़ा बड़ा एरिया वो लोग कवर करने लगे, बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया, और उसी को ही हम महाजनपद कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या था कि जैसे जनपद टेरिटरी की बात हो रही है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहली बात, ये जो महाजनपद हम कह रहे हैं, हमें कहाँ से पता चला कि जो लेटर वैदिक एज है, लेटर वैदिक एज के बाद महाजनपद आए, और ये महाजनपद 16 ऐसे एरिया थे, बड़े बड़े लार्ज किंगडम थे, महा किंगडम थे, जिनको हमने महाजनपद कहा, और ऐसे 16 किंगडम थे, ठीक है। तो ये हमें कहाँ मिला है, ये हमें जैन में भगवती सुत्ता जो टेक्स्ट है, मतलब जो सोर्स है, वहाँ से हमें पता चला है। उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो अंगुतारा निकाया है उसमें हमें पता चला है। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट महावस्तु है, उसमें भी इन महाजनपद के बारे में जिक्र है। क्यों जिक्र है, क्योंकि इसी के साथ में जो बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, वो भी कंटेम्प्रेरी क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। तो इसलिए उनकी जो बुक्स वगैरह हैं उनमें इन साम्राज्यों का भी क्या है, जिक्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको ना याद रखना है कि कौन कौन सा महाजनपद था और उसका कैपिटल क्या था, कौन सी जगह पर वो था, ठीक है ना। तो ये पूछता है, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अंगा हो गया महाजनपद, तो अंगा जो है इसकी कैपिटल चंपा थी, और ये कहाँ पे था, भागलपुर बिहार में लोकेटेड था। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी दे रखा है, आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो। अवंती हो गया, अवंती कहाँ पे, उज्जैन में था,
ठीक है, महिष्मती साउथ की तरफ में, ठीक है, छेदी हो गया, छेदी सुक्तिमती, काशी हो गया, इसकी कैपिटल थी वाराणसी, कोसाला हो गया, सरवस्ती अयोध्या, गंधारा इसकी कैपिटल थी कहाँ, तक्षशिला, जैसे ये वाला एरिया, कंबोज रायपुर हो गया, ठीक है ना, कुरु हो गया हस्तिनापुर, ठीक है, अवंती हमने देखा यहाँ उज्जैन में है, छेदी सुक्तिमती यहाँ पर है, ठीक है, मगध पाटलिपुत्र में है, ब्रिज वैशाली में है, अंगा चंपा में है। इस तरीके से टोटल क्या है 16 महाजनपद थे, मेन जनपद थे, ठीक है ना, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मगध, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या थी राजगीर थी, और ये कहाँ पर था पाटलिपुत्र में था, पाटलिपुत्र के अंतर्गत अशोका के अंदर ये क्या हुआ था विकसित हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट क्या हैं कि जैसे अगर हम महाजनपद की बात करें तो साउथ में केवल एक ही महाजनपद था, वो था असाका या अस्माका, उसको भी कह रहे हैं, अस्माका या असाका कुछ भी आप कह सकते हो, दोनों नाम से है। पोटाली इसकी क्या है कैपिटल थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो हम बात करें किसकी, वत्सा की, ये जो वत्सा है, ये वत्सा जो है ये ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से, कुरु क्लैन थी उससे ओरिजिनेट हुआ था वत्सा, ठीक है। फिर उसके बाद लिच्छवीज़ की अगर हम बात करें तो लिच्छवीज़ यहीं पर देखो कहीं होगा, जो भी है सारे नहीं है इसके अंदर। तो अगर हम इस मतलब इन सब चीज़ों की बात करें, यहाँ पर बहुत सारी क्लैन्स वगैरह मिलेगी, तो उसमें से एक क्लैन लिच्छवी क्लैन थी, तो उसी के बारे में दिया गया है। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रिपब्लिक थी, यह भी आपको याद रख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनकी कैपिटल्स याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद और देखते हैं क्या हुआ। अब देखो ये जो 16 साम्राज्य थे ना, 16 महाजनपद थे, इनमें क्या होती थी, हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ये लोग क्या करते थे, आपस में लड़ते थे, जैसे ये वाला कभी इस पे अटैक कर रहा है, ये इस पे अटैक कर रहा है, कभी ये इस पे अटैक कर रहा है, ये इस पे अटैक कर रहा है, यूनिटी नहीं थी किसी में भी। तो ऐसे करते करते क्या हो गया ना, जैसे कुछ बड़े बड़े राज्य जो थे वो तो मतलब निकल कर आए, जैसे 16 थे, 16 में से 4 बड़े महाजनपद निकले, जैसे मगध, कोसाला, वत्सा और अवंती, ठीक है। तो ये 4 मेन महाजनपद थे, जिसमें से क्या हो गया कि जो मगध था ना, उसने अपना पूरा साम्राज्य पूरे इंडिया में क्या हुआ स्थापित किया। क्यों स्थापित किया, क्योंकि एक उसकी कई सारे क्या है पॉजिटिव पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाया। लाइक उसके बाद सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड थे, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, आयरन सबसे ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल था, तो उससे क्या करते थे वो हथियार वगैरह बहुत ज़्यादा वो बना पाए थे। स्ट्रॉन्ग रूलर्स उनके टाइम पर आए, और उनकी लोकेशन इस तरीके की थी जिससे उनका हमला करना या कोई इस पर अटैक करे उसको रोकना बहुत ईजी था। तो इसलिए क्या हो गया कि इन 16 एम्पायर में से या 16 महाजनपद में से क्या हो गए, मगध महाजनपद क्या हो गए सबसे ज़्यादा उभर कर आए और सबसे बड़ा राज्य इन्होंने बनाया। क्लियर है। तो इसके अंदर मगध में है ना, सबसे जो मेन डायनेस्टी है उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले, वो है हर्णिका डायनेस्टी, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे मैं याद रखता हूँ HSNM, ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब है जैसे H से है हर्णिका डायनेस्टी, ठीक है ना, Y से है शिशुनागा डायनेस्टी, N से है नंदा डायनेस्टी और M से है मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये हर्णिका में मैंने ऐसे याद किया था कि बाऊ, शक, मद, इस तरीके से मैंने याद किया था, आप भी याद कर सकते हो। बाऊ का मतलब यहाँ पर है बिंबिसारा, अजातशत्रु, उज्जैन, ठीक है ना। एस के आपको नेक्स्ट जो डायनेस्टी होगी उसमें मैं बताऊंगा आपको, शिशुनागा है, कालाशोका है, ठीक है। तो हर्णिका की पहले बात करते हैं। देखो हर्णिका में मेनली ये 3 किंग हैं, जिसमें से जो हर्णिका डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे, ये बिंबिसारा, ठीक है ना। ये जो बिंबिसारा मतलब ये इसके सबसे फेमस फर्स्ट किंग है, ठीक है ना। फिर बिंबिसारा जो है इन्होंने क्या करा, राजगीर की स्थापना करी, क्लियर है, राजगीर की स्थापना करी। फिर और इस ये क्या थे, कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा के टाइम मैंने बताया ना कि ये हर्णिका डायनेस्टी हो गई, मौर्यन डायनेस्टी होगी, ये सारी भी डेवलप हो रही है, और इसके पैरेलली बुद्धिज्म और जैनिज्म भी चल रहा है, मतलब एक ही टाइम के सीक्वेंस में है सारे आसपास में, ठीक है। तो ये जो बिंबिसारा थे, इनकी जो वाइफ थी वो कोसाला थी, मैंने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो लिच्छवी क्लैन से थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, जीवाका मतलब एक तरीके का फिजिशियन था, वो अवंती किंग को भेजा था उनके ट्रीटमेंट के लिए, जो बिंबिसारा की तरफ से गया था। और इनकी डायनेस्टी की खास बात ये है कि ये इसको मार के राज्य हथियाता है, ये इसको मार के राज्य हथियाता है, मतलब ये अपने पिता को किल करते हैं। तो अजातशत्रु क्या करता है, अपने पिता बिंबिसारा को मारता है, किल करता है, और किल करने के बाद वो क्या करता है, राज्य हथियाता है। फिर उसके बाद वो कोसाला पे भी हमला करता है। जैसे मैंने बताया ना, ये राज्य क्या करते थे, आपस में लड़ाई करते थे। तो अभी हमने देखा ये मगध है, और ये मगध से क्या कर रहा है, कोसाला पे हमला कर रहा है, कोसाला को हरा देता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे वैशाली है, वैशाली यहाँ पर देखिए कहीं पर होगा, ठीक है, मैप में नहीं है, तो जो भी है ये जितने भी आसपास के एरिया हैं वैशाली वगैरह, इनको डिस्ट्रॉय करता है। और आगे चलकर हम देखेंगे जो अजातशत्रु है ना, उसी के टाइम में सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है अजातशत्रु के टाइम पर होती है, और बुद्धा जो थे इन्हीं के टाइम में क्या करे थे, डेथ हुई थी उनकी, मरे थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उडयन की अगर हम बात करें तो उडयन क्या करते हैं, ये जो राजगीर वाली कैपिटल थी ना, इसको शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट करके किधर ले आते हैं, पाटलिपुत्र ले आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या करा, अपनी जो राजधानी है कैपिटल उसको क्या करा, राजगीर से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र किया। किसने किया, उज्जैन ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे और सक्सेसर आए, जैसे अनुरुद्धा, मुंडा, नागादशक। ये नागादशक लास्ट रूलर माने जाते हैं हर्णिका डायनेस्टी के, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इनका राज्य खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है, इसके बाद शिशुनागा आते हैं। शिशुनागा कौन थे, ये जो हमने देखा अभी नागादशक, जो जो हर्णिका डायनेस्टी के जो राजा थे, लास्ट राजा नागादशक, ये नागादशक
जो होते हैं इसके ही एक मिनिस्टर होते हैं, कौन, शिशुनागा, जो फॉर्मर मिनिस्टर होते हैं उनको बाद में निकाल दिया जाता है। तो ये शिशुनागा जो होते हैं ना, लास्ट में इसका मर्डर करके राज्य हथिया लेते हैं और फिर यहाँ से क्या होती है, शिशुनागा डायनेस्टी की क्या होती है, स्थापना हो जाती है, इनका शिशुनागा डायनेस्टी चालू हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पर ये कैपिटल को क्या करते हैं, वैशाली शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ से, पाटलिपुत्र से। ठीक है, फिर उसके बाद काल अशोका आते हैं शिशुनागा के बाद। तो अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी ना आपको, बाऊ सकमत, बाऊ सकमत, ठीक है ना। तो ये बाऊ जो है ये यहाँ पर वही है, बिंबिसारा, अजातशत्रु, ठीक है, उदयन, और एस के का मतलब शिशुनागा और कालसुका है। ठीक है, तो शिशुनागा सबसे पहले फाउंडर थे जहाँ से शिशुनागा डायनेस्टी की फाउंडेशन हुई। उसके बाद कौन है, कालसुका है। कालसुका ने क्या करा, पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी उसको वैशाली से, शिशुनागा ने वैशाली बनाई थी, वैशाली के बाद कालसोका ने क्या करा, दोबारा से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। और कालसोका के टाइम पर क्या हुआ था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इन सब के टाइम पर क्या हो गया, मेजर अचीवमेंट ये था, इन्होंने अवंती को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये एंडेड इट्स इंडिपेंडेंट पावर, मतलब अवंती को पूरा इन्होंने खत्म कर दिया था। इसलिए कहा जाता है कि ये जो मगध के महाजनपद थे या मगध पे राज करने वाले थे वो इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे, उनका किंगडम इतना बड़ा हो गया था। ठीक है, फिर शिशुनागा के बाद क्या आती है, नंदा डायनेस्टी आती है। ठीक है ना, तो जैसे शिशुनागा हो गए तो मैंने बताया था कि कैसे हम पढ़ते हैं, HSNM। ठीक है ना, तो हंडेका डायनेस्टी हमने देख ली, शिशुनागा डायनेस्टी हमने देख ली, अब हम देख रहे हैं नंदा डायनेस्टी। फिर उसके बाद हम देखेंगे मौर्यन डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो नंदा डायनेस्टी सबसे पहली ऐसी थी जो एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। नॉन क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय जो वॉरियर्स होते हैं, ठीक है ना, तो वहीं से वो लोग क्या करते हैं, वहीं से किंग का डेवलपमेंट होता है कि एक किंग होगा और फिर किंग से क्या होगा, उसका साम्राज्य होगा, डायनेस्टी बनेगी। लेकिन नंदा ऐसे थे जो पहले नॉन क्षत्रिय थे, ठीक है ना, मतलब वो वॉरियर नहीं थे लेकिन उन्होंने राज किया, उनकी डायनेस्टी बनी। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहले कौन थे, महापदम नंदा, जो इस नंदा डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है, तो इनका टाइटल था, इनको एक रात भी कहा जाता है, एक छत्र भी कहा जाता है, और पहले एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इनको कहा जाता है। इसने जो कोसाला एम्पायर है, कोसाला महाजनपद है, उसको कॉन्कर किया, कलिंगा जो थे उनको हराया। फिर उसके बाद धनानंद इसके अंदर लास्ट नंदा रूलर थे जिनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। ठीक है, और जो अलेक्जेंडर वगैरह भी थे, जब वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आते हैं तो इसकी लार्ज बड़ी आर्मी देख कर ना वो अंदर इंटर नहीं करते। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फिर भाई ये जो धनानंद होता है इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। धनानंद कौटिल्य जो चाणक्य होता है, जिनको मतलब बहुत शार्प माइंडेड माना जाता था, उनको गुरु मानते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य इसकी मतलब पॉलिसी से क्या करते हैं, धनानंद को हराते हैं और इसकी पूरा जो राज्य था उसको हथिया लेते हैं। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। जहाँ से क्या होता है, मौर्यन समाज की स्थापना हो जाती है। तो मौर्यन समाज हम पढ़े उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो महाजन पद वगैरह थे, जिसको हम प्री मौर्यन इरा कह रहे हैं या प्री मौर्यन सोसाइटी कह रहे हैं, वहाँ पर सिस्टम कैसा था। देखो, सबसे पहली बात, अभी हमने लेटर वैदिक एज में देखा कि वर्णा सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था, तो अब इस टाइम पर और ज़्यादा रिजिड हो गया। ठीक है, जो शूद्र थे उनको भाई डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव होने लगता है क्योंकि उनको छोटी जाति का माना जाता है। वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो वैश्यास थे, जो थर्ड नंबर की रैंकिंग थी जिनकी हायरकी में, उनको मनी लैंडिंग, धार वगैरह देना, मतलब उधारी देना, वसूली करना, इन सब के लिए उनकी निंदा भी की जाती थी कि दलाली कर रहे हैं इस तरीके का। ठीक है, तो प्री मौर्यन एम्पायर या प्री मौर्यन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे मेन था यहाँ पे भी क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होता था, नई नई राइस की वैरायटी वरही, साली वगैरह यहाँ पे उगने लगी। लैंड का मेजरमेंट यहाँ पर करीसा, निवर्तन, कुलिया, वापा, इस तरीके से होता था। ठीक है, ठीक। अब और देखते हैं क्या क्या हुआ। फिर ये मौर्यन पढ़े, उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ना कई सारी इन्वेजन वगैरह, फॉरेन इन्वेजन इस टाइम पर स्टार्ट होने चालू हो गए थे। ठीक है, जैसे ईरानियन इन्वेजन हुआ, जैसे सबसे पहला साइरस रूलर था, फर्स्ट फॉरेनर था जिसने इंडिया के डीप में जाकर क्या हुआ, अटैक किए, डिस्ट्रॉय किया। ठीक है ना, फिर दैरियस आया जिसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर इन्वेट किया, फिर सेड्सस आया, तो ऐसे कई सारे थे जिसमें से सबसे मेन है अलेक्जेंडर इन्वेजन, जो कहता है ग्रीन इन्वेजन था। ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्रीक से आए थे। ठीक है, ग्रीक इन्वेजन था। अब ये जो अलेक्जेंडर थे, जो मैसेडोनिया से आ रहा था, ये खैबर पास से एंटर करता है। अब ये खैबर पास कहाँ पर है, ठीक है, तो अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे, सॉरी, ये अगर आप मैप देखोगे तो ये देखो, ये इंडिया का मैप है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये इंडिया है। ठीक है, तो ये जो अपना क्या कहते हैं, जो ये था अलेक्जेंडर था, उसका रूट देखो, ये यहाँ से इस तरीके से अपने इंडिया में एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे क्या है, खैबर पास है, तो ये खैबर पास से क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो तक्षशिला रूलर अम्बी जो होता है यहाँ पे, मतलब आपने देखा हो थोड़ी देर पहले कि तक्षशिला भी यहाँ पर कहीं है। ठीक है, तो जो तक्षशिला है उसका जो रूलर होता है वो तो ऐसे सरेंडर कर देता है बिना फाइट के। फिर जब ये और आगे बढ़ते हैं, झेलम नदी की तरफ आते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर 5 नदियाँ हैं, है ना। तो जब ये झेलम नदी के पास पहुँचते हैं तो उन्हें कौन मिलता है, हैदास पास, बैटल ऑफ हैदास पास होता है, वहाँ पर पोरस मिलते हैं, जो क्या करते हैं, इसके साथ अटैक करते हैं और इससे लड़ाई करते हैं, लेकिन पोरस जो होते हैं हार जाते हैं। बट जो अलेक्जेंडर था ना, वो क्या करता है, पोरस को उसका राज्य वापस दे देता है हारने के बाद भी। ठीक है, फिर ये दोबारा से क्या करते हैं, झेलम नदी पार करके व्यास नदी पर पहुँचते हैं। फिर उसके बाद जो उनके ट्रूप्स थे ना भाई, वो लड़ते लड़ते, मतलब इनकी जंग इतनी
लंबी थी, इनको दुनिया जीतनी थी। तो ये लड़ते लड़ते क्या होता है, इतने थक जाते हैं, मना कर देते हैं कि हम और नहीं जा पाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर होता है वो सेल्यूकस निकेटर इनका गवर्नर होता है, उसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही रख के वो क्या होता है वापस चला जाता है। और फिर सेल्यूकस निकेटर क्या करेगा, देखभाल करेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर ये जाते जाते बेबीलोन में जाता है और फिर ये मर जाता है एट द एज ऑफ 33 ईयर्स, मतलब मात्र 33 साल की उम्र में जो अपना अलेक्जेंडर होता है ये मारा जाता है, ठीक है। तो इससे देखो इम्पैक्ट क्या आता है, ये जो ईरानियन ग्रीक इन्वेजन हुआ इससे इम्पैक्ट क्या आता है। एक तो जो ट्रेड है हमारा इंडिया और ईरान के लोगों के साथ, ग्रीक वगैरह, यहाँ से क्या होता है ट्रेड जो होता है ना काफ़ी फलता फूलता है, मतलब कई सारी चीज़ों का क्या होता है एक्सचेंज होता है, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे सिल्क हो, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर हम एक करोस्थी स्क्रिप्ट जो देखते हैं ना, इस करोस्थी स्क्रिप्ट में आप देखोगे कि जो ग्रीक वगैरह के वहाँ पर भी इस स्क्रिप्ट का यूज़ होने लगता है, मतलब लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट्स वगैरह का भी आदान प्रदान होता है, ठीक है। नए ट्रेड रूट हमें मिलते हैं जिनसे व्यापार हो पाता है, जैसे कॉइन सिस्टम हो गया, कॉइन में भी करोस्ती स्क्रिप्ट का जिक्र होने लगता है, एस्ट्रोनॉमी हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है जो, उसमें भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी क्या है कि ग्रीक स्टाइल और इंडियन बुद्धिस्ट स्टाइल, इन सब का क्या होता है ब्लेंड होकर वो गंधारा स्कूल में आर्ट फॉर्म हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे इम्पैक्ट थे। फिर और जो नए रिलीज और होता क्या हो रहा था, देखो वर्णा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिजिड था। तो इसमें जो बंदे थे ना नीचे वाले, जैसे शूद्र थे, जिनको कोई समाज में इज्जत नहीं मिलती थी, उनके साथ क्या होता था काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था। तो इसलिए वो लोग ना परेशान हो गए थे। तो ऐसे बंदे क्या हो रहे थे ना, ये जो अपना हिंदू धर्म है या वर्णा सिस्टम है, इन सबको हटाकर वो क्या कर रहे थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अपना ले रहे थे, क्योंकि उसमें कास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, उसमें इक्वलिटी सबको दी जाती थी, सबको इक्वल माना जाता था। तो इसलिए बहुत बंदे अपना धर्म छोड़ के उन धर्म में क्या हो रहे थे, माइग्रेट हो जा रहे थे, ठीक है। और जो वैश्या क्लास है, मतलब जो थर्ड हाईएस्ट क्लास है, वो चाह रही थी कि हमारा जो सोशल स्टेटस है उसको बढ़ाया जाए। और जो क्षत्रिय थे, जैसे वॉरियर हो गए, राजा हो गए, वो परेशान थे ब्राह्मण लोगों से, क्योंकि वो अपना एक नया नया नियम बनाते थे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। वो इन सब चीज़ों से परेशान थे। जो ब्राह्मण थे वो खुद को बताते कि भाई हम टॉप क्लास के हैं, और जबकि किंग कहता था राज्य मैं चला रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लड़ाई मैं कर रहा हूँ, और टॉप क्लास कौन है, ब्राह्मण है। तो वो इन सब चीज़ों से परेशान थे। तो इसी वजह से बहुत बंदों ने ये जो वैदिक का रिजेक्शन था, वैदिक को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उनके रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया। संस्कृत लैंग्वेज इतनी प्रॉपर थी, इतनी हार्ड थी कि उसको सीख पाना बड़ा मुश्किल था, आम लोग उसको नहीं सीख पाते थे, तो इसलिए वो परेशान थे, ठीक है। फिर इस वजह से भी था। और काफ़ी उस टाइम पर क्या था, जैसे गाँव कैटल्स वगैरह जो थे, ठीक है ना, जंतु पशु, वो जंतु वगैरह को रखना बहुत वेल्दी माना जाता था। तो इसलिए लोग कैटल वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते थे। वो लोग चाहते थे एक सिंपल लाइफ। क्यों सिंपल लाइफ चाहते थे, क्योंकि आपने देखा एक बार वैशाली को हराया जा रहा है, एक बार अवंती पे अटैक हो रहा है, एक बार कोसाला को हराया जा रहा है। तो लोगों की लाइफ में ना बड़ी डिस्टर्बेंस थी, वो एक सिंपल पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे, तो जो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैनिज्म की, ठीक है ना। तो जैनिज्म को शॉर्ट में अगर हम समझें तो देखो सबसे पहले इनके फाउंडर आते हैं। तो देखो इसके अंदर टोटल 24 तीर्थंकर्स थे। तीर्थंकर्स लाइक मान सकते हो कि आपके इनके टॉप गुरु, ठीक है ना। जैसे अपने जो सिख समाज है, सिख समाज में जैसे 10 टॉप उनके सिख होते हैं, ठीक है ना, 10 गुरु होते हैं, उसी तरीके से जैनिज्म है। जैनिज्म में भी क्या है, 24 फाउंडर थे या 24 तीर्थंकर्स थे, फाउंडर तो नहीं। फाउंडर जो सबसे पहले फर्स्ट ऋषभनाथ जिनको कहा जाता है, वो इसके फाउंडर थे, ठीक है ना। जैन जो जैनिज्म चालू किया, जिन्होंने जैन जो धर्म है उसकी स्थापना करी, ठीक। तो इसमें एक चीज़ क्या पूछता है, एक तो पहले ये पूछता है कि फर्स्ट कौन थे, फिर उसके बाद ये पूछता है कि उनका सिंबल क्या था। तो आपको ध्यान रखना उनका सिंबल बुल था। फिर ऐसे 23 थोड़े से फेमस है, जो कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ठीक है। सरपेंट, जिनका जो क्या कहते हैं सिंबल था वो क्या था, सरपेंट था, सांप था, ठीक है। और ये बनारस के प्रिंस थे, ठीक है। तो बस इतना सा इसमें याद रखना। फिर उसके बाद पूछता है महावीर, जो सबसे मेन है, मतलब जिन्होंने एक्चुअल में जैनिज्म को आगे बढ़ाया, जो इसके रियल फाउंडर माने जाते हैं। और बुद्धा के कंटेम्प्रेरी क्यों कहा गया है, क्योंकि क्या है कि जैसे बुद्धा ने जन्म लिया, तो उसी तरीके से जो महावीरा थे, ये मतलब इनका टाइम जो है वो पैरेलल चल रहा है। एक तरफ बुद्धिज्म ग्रो हो रहा है, एक तरफ जैनिज्म ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको कंटेम्प्रेरी और बुद्धा कहा जा रहा है। और एक्चुअल जैनिज्म को फैलाया किसने, महावीर ने, महावीर जी ने, ठीक है। तो इनके जो सिंबल थे वो लायन थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हम लाइफ ऑफ महावीर की अगर बात करेंगे, महावीरा की, तो भाई इनका सबसे पहले जन्म 540 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछता है, कुंडग्राम वैशाली, जो कहाँ पर है, बिहार में, ये पूछता है, ठीक है। इनके जो पेरेंट्स थे सिद्धार्थ थे और त्रिशाला, लेकिन अगर आप बौद्ध धर्म में पढ़ोगे तो उनका नाम ही सिद्धार्थ था। तो जो भी है, ऐसे आप लिंक करके भी देख सकते हो। इनके जो पेरेंट्स थे वो थे सिद्धार्थ, जो जंत्रिका क्लैन से थे, और माता जो त्रिशाला थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। क्लियर हो गया। इन्होंने यशोदा से शादी करी थी। इनकी बेटी थी जिनका नाम था प्रियदर्शना, और इनका सन इन लॉ, मतलब जो जमाई था उनका नाम था जमाली, ठीक है ना, जो सन इन लॉ था, ठीक है, दामाद था। तो इन्होंने क्या किया, 30 के साल में क्या हुआ था कि घर जो था उसको त्याग कर दिया, रिनंसिएशन कर दिया, और ज्ञान और जो क्या कहते हैं परफेक्ट नॉलेज या मोक्ष जिसको भी कह सकते हो, ठीक, तो उसको लेने के लिए ये घर से बाहर निकल गए थे, ठीक है ना। तो इन्हें कहाँ पर, जिमविक ग्राम में
साल पेड़ के नीचे इनको कैवल्य मिला था। तो जैनिज्म लैंग्वेज में इस चीज़ को कैवल्य कहते हैं, मतलब परफेक्ट नॉलेज, जब सारे ज्ञान की इनको प्राप्ति हो गई थी, ठीक है ना। किसको? महावीर को, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला जो सरमोन, ठीक, पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? पावा में दिया था, जहाँ पर इन्होंने 11 डिसिपल्स थे उनको उपदेश दिया था। और इन 11 डिसिपल्स को क्या कहा जाता है? गंधहारास कहा जाता है। एक और चीज़ आप याद रखोगे यहाँ पर, ये जो जमाली था, जमाली इनका पहला डिसिपल था, ठीक है ना, सबसे पहला अनुयायी था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे और क्या क्या हुआ, तो जो महावीर थे, महावीर का जैसे जन्म हुआ तो उनकी मृत्यु भी हुई 468 बीसी में। उनकी मृत्यु हुई कहाँ पर? पावापुरी में हुई, जो कहाँ पर है? राजगृह के पास में है। और लगभग 72 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक। इनके कई सारे टाइटल इन्हें दिए गए, लाइक इनको कहा गया जितेंद्रिया और जीना। जितेंद्रिया मतलब जो इंद्रियों पर इन्होंने जीत हासिल कर ली थी, ठीक है ना, कॉन्करर ऑफ सेंसेस, मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता था, चाहे खाना मिले, पेन हो, किसी भी चीज़ से जो हमारी इंद्रियां सेंसेस उन पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। केवालिन इनको कहा जाता है ओमनीसाइंट, मतलब जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो। अरिहंत इन्हें कहा जाता है ब्लेस वन, जिस पे बहुत कृपा हो, ठीक है ना। महावीर जो सबसे ब्रेव हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब जो महावीर हैं इनके कुछ क्या है? टीचिंग्स हैं, ठीक है ना, कई सारी चीज़ें हैं। लाइक क्या क्या इन्होंने बताया? इन्होंने बताया जो वेदास है उसकी अथॉरिटी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वेद में बहुत सारे कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मणिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अपना क्या कहते हैं जैन धर्म है, वो ये कास्ट सिस्टम इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए इन्होंने वेद की अथॉरिटी को क्या कर दिया? त्याग दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया कि नहीं होते। इन्होंने जो गॉड का एग्जिस्टेंस है उसको भी मना कर दिया कि गॉड बोल के कोई चीज़ नहीं होती, नॉन वायलेंस हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सेल्वेशन विया पेनेस और सेल्फ स्टारवेशन, मतलब खाना वगैरह ना खा के जो भी आपने पाप किया है उसका क्या करके पछतावा करके इस तरीके से आप सेल्वेशन कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने कर्म पर स्ट्रेस दिया कि कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। सोल्स का ट्रांसमाइग्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया कि कोई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैन की यहाँ पर आपको दो तरीके की फिलोसफी देखने को मिलती है, एक है स्याद वेद और एक है अनेकांत वेद। स्याद वेद कहता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब मे बी, जैसे ट्रुथ इज रिलेटिव, ये एक तरीके की फिलोसफी है। तो आपको जैसे याद रखना है, दो तरीके की फिलोसफी है। जो किसकी है? जैन फिलोसफी है स्याद वेद, जिसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करता है, और एकांत वेद थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी की, मतलब कई सारी चीज़ों की थ्योरी हैज़ मैनी एस्पेक्ट, ठीक है ना। रियलिटी हैज़ मैनी एस्पेक्ट, जो भी है। तो आपको जस्ट ये दो नाम याद रखना है। और इसमें और क्या चीज़ें हैं? एक है त्रिरत्ना, जिसको 3 ज्वेल्स कहा जाता है, एक टर्म है। तो जिसमें इन्होंने बताया कि राइट फेथ होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए, और किसी भी चीज़ को करने का राइट कंडक्ट होना चाहिए। और इन तीनों को करने से आप क्या कर सकते हो? पाथ टू मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और ये रास्ता क्या है? ये रास्ता है जब आप विश्वास रखोगे, आपके पास नॉलेज होगी और आप चीज़ों का सही कंडक्ट करोगे, तब आप मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ोगे। तो ये क्या थे? इसके 3 रत्न थे। किसके रत्न थे? जैनिज्म के, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनके क्या थे? 5 महाव्रतास थे। 5 महाव्रतास मतलब 5 तरीके की चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है किसमें? जैनिज्म में। जैसे फर्स्ट ये अहिंसा मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है, नॉन वायलेंस। सत्य, आपको हमेशा ट्रुथ बोलना है, ठीक है ना। असत्य, आपको चोरी नहीं करनी है, नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह, एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का मतलब चाहे वो कोई मटेरियल हो, ज़मीन जायदाद, कुछ भी, इन सब चीज़ों का एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं होना चाहिए। और ब्रह्मचार्य, आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, सेलिवेसी, ठीक है। तो इसमें से पहले 4 तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और जो 5वां था वो किसने ऐड किया था? महावीरा ने ऐड किया था, ठीक है। तो ये है ना बहुत कड़ी चीज़ें थी। तो एक जो घर गृहस्थी वाला पर्सन है वो इनको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकता। तो ऐसे जो जैन धर्म को अपनाने वाले वो क्या करें? उनके लिए था अनुव्रतास, जिसमें क्या थे कि थोड़ी कम स्ट्रिक्टनेस थी। किनके लिए? हाउस होल्डर्स के लिए। तो जो घर गृहस्थी वाले हैं उनको क्या उनके लिए क्या था? उनके लिए था अनुव्रता, जिसमें कम शपथ थी, ठीक है ना। आपको जैन धर्म फॉलो करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद आता है जैनिज्म के सेक्ट। तो जैनिज्म मेनली 2 पार्ट में आगे चलकर बट गया था, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट था दिगंबर्स और एक था श्वेतांबर्स। श्वेतांबर नाम से पता चल रहा है, श्वेत का मतलब सफ़ेद, श्वेतांबर्स मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाले जितने थे। तो क्या था कि जो स्थूलभद्रा थे ना, स्थूलभद्रा के उसमें जो ये जैनिज्म था, आगे चलकर क्या होता है, एक और पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या उसका एक कैटेगरी बन जाती है जिसको कहा जाता है श्वेतंबर्स। तो इसमें क्या था कि जो बंदे श्वेतंबर्स को फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे? वाइट टाइप की ड्रेस पहनेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद एक थे जो थे भद्रबाहु ने क्या चलाया कि जो हमारा जैनिज्म है इसमें हर एक चीज़ को त्याग देना चाहिए और हमको क्या रहना चाहिए? न्यूड रहना चाहिए, मतलब बिना वस्त्र के। तो इसी को कहा गया बाद में क्या? दिगंबर्स। क्या कहा गया? दिगंबर्स कहा गया। और ये भद्रबाहु ही थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को, जिन्होंने अपना अनुयायी बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य को कन्वर्ट करा किसमें? जैनिज्म में कन्वर्ट करा, और बाद में उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त करा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 2 तरीके के सेक्ट होते हैं, भद्रबाहु वाला दिगंबर्स है, बीडी आप याद रख सकते हो, और स्थूलभद्रा वाला श्वेतांबर्स है, एस स्थूलभद्रा और एस श्वेतांबर, और भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य इरा, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ना, जैन
के कई सारे लिटरेचर हैं जिसको वल्लवी में कंपाइल्ड किया गया था, और जैन की जो लैंग्वेज है वो क्या है, प्राकृत लैंग्वेज है, ये आपसे पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इसके अंदर कई सारी कैटेगरीज है, जैसे 12 अंगाज है, 12 उपअंगाज है, 10, तो ये सारे आप उतना ध्यान में नहीं रखना है। एक दो चीज़ आप याद रखोगे, जैसे कल्प सूत्रा किसने लिखी, भद्रबाहु ने लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। ठीक है। परसी सता परमन किसने लिखी थी, हेमचंद्र ने। तो आप जस्ट ये कल्प सूत्रा वाला इतना सा याद रख सकते हो जैन लिटरेचर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है जैन की काउंसिल। जैन की 2 काउंसिल हुई थी। फर्स्ट काउंसिल 300 BC में हुई थी, सेकंड काउंसिल 512 AD में हुई थी। ठीक है। तो पहली कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसने कराई थी, स्थूलभद्रा ने कराई थी। तो अभी हमने देखा जो स्थूलभद्रा की यहाँ पे बात हुई। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, जो भी है ये मैं कमेंट बॉक्स में आपको डाल दूंगा। तो लेकिन आपको ये काउंसिल याद रखनी है, फर्स्ट काउंसिल 300 BC और सेकंड काउंसिल 512 AD। ठीक है। तो और ये हुई कहाँ पे थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, और इस टाइम पर स्थूलभद्रा थे। और किसके टाइम पर हुई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हुई थी, जहाँ पे 12 अंगास कंपाइल्ड हुए थे। सेकंड काउंसिल जो है 512 AD में हुई थी। कहाँ हुई थी, वल्लभी में हुई थी। ठीक है। तो इसमें आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, नहीं पूछता है। ठीक है। आपको बस काउंसिल याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धिज्म। अब स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म। ठीक है ना। तो देखो बुद्धिज्म में क्या है कि जैसे आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने बुद्धिज्म जो है उसकी स्थापना करी थी। ठीक है। तो जो गौतम बुद्धा हैं, इनकी अगर हम बात करें, ठीक है, इनको देखो साक्य मुनि भी कहा जाता था और तथागत भी कहा जाता था। और जो गौतम बुद्धा है उनका जो रियल नाम है वो सिद्धार्थ था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इनका जो जन्म है वो 563 BC में कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में है अभी। ठीक है ना। और ये जो थे ये कौन से क्लैन से थे, साक्य क्लैन से थे, इसलिए इसको साक्य मुनि भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। ये क्षत्रिय थे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके फादर जो थे उनका नाम था शुद्धोधना। इनकी मदर जो थी उनका नाम था महामाया। क्लियर है। इन्होंने यशोधरा से शादी करी थी और इनके बेटे का नाम था क्या, राहुल। ठीक है। तो इनके जो टीचर थे वो थे अलार कलाम और उदार का। ये आपको ध्यान रखना है, ये अलार कलाम पूछ लेता है कई बार। ठीक। तो जिस तरीके से हमने जैनिज्म में देखा कि उनके भी मतलब जैसे कई सारे नोबल ट्रूथ्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचिंग्स हैं, उसी तरीके से जो बुद्धा हैं उनके भी क्या है, 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। लाइक पहला ट्रूथ ये था कि दुखा मतलब क्या है कि हर किसी का जो जीवन है ना वो दुखों से भरा हुआ है। फिर उसके बाद वो कहते हैं दुखा समुदाय, मतलब डिजायर कॉजेज सोरो। जो दुख है ना, दुख का कारण ये है कि हमारी इच्छा जो है वो दुख का कारण है। फिर वो कहते हैं कि दुखा निरोधा, और ये जो दुख है ना इसको हम खत्म कर सकते हैं जब हम अपनी डिजायर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो 4th नोबल ट्रूथ है वो है दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो सोरो है इसको अंत करने के लिए, मतलब जो आप ये डिजायर को जो अंत करना चाहते हो उसके लिए आपको 8 फोल्ड पाथ है, मतलब 8 तरीके हैं, 8 पाथ हैं, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए जब आप इस 8 पाथ को फॉलो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, निर्वाणा मिल जाएगा। निर्वाणा मीन्स कह सकते हो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको एनलाइटमेंट हो जाएगी आपका। ठीक है ना। तो आपका लिबरेशन, आपको आज़ादी मिल जाएगी इस जिंदगी से। ठीक। तो ये इनका मानना था। तो फिर इस 8th पार्ट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है जिसको हम अष्टांगिका मार्गा भी कहते हैं। ये 8th पार्ट पे क्या आता है, इसमें से जैसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा 8th पार्ट में नहीं है। तो जैसे राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन, ये क्या है, 8th पार्ट है। अगर इनको कोई फॉलो करता है तो वो जिंदगी में क्या होगा, मोक्ष को पा लेगा। ठीक है ना। तो उसको मतलब क्या हो जाएगा, इनलाइटमेंट हो जाएगा, उसका निर्वाणा हो जाएगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक। फिर इसके बाद जैसे हमने जो जैनिज्म था, जैनिज्म में भी हमने क्या देखे थे, त्रिरत्न देखे थे। ठीक है ना। राइट फेथ देखा था, राइट नॉलेज देखा था। ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, इसके 3 रत्न हैं, 3 ज्वेल्स हैं। 3 रत्न क्या है, एक है जिसमें क्या है, बुद्धा। बुद्धा मतलब वो जो इनलाइटेंड वन, मतलब हमारे बुद्ध जी। फिर उसके बाद सेकंड है धम्मा, उनकी टीचिंग्स। ठीक। फिर थर्ड है क्या, संघा। संघा मतलब मोनेस्टिक कम्युनिटी, जो उन्होंने कम्युनिटी बनाई जिसमें मतलब जितने भी मॉन्क वगैरह वो सारे उस कम्युनिटी के अंदर है, उसकी बात हो रही है, उनके संघ की बात हो रही है, संघा। फिर इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम कह रहे हैं निर्वाणा, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। निर्वाणा का मतलब होता है कि जब कोई बंदा क्या होता है, इनलाइटमेंट हो जाता है। यहाँ पे इनलाइटमेंट का क्या मतलब है कि इनका ये मानना था कि हमारी जो लाइफ है ना वो एक साइकिल में कंटिन्यूसली घूम रही है। हम जन्म लेते हैं, हम मरते हैं, फिर हम जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूसली साइकिल ऑफ रीबर्थ में हम फंसे हुए हैं। तो अगर किसी बंदे का इनलाइटमेंट हो जाता है, उसको निर्वाणा मिल जाता है, तो वो क्या कर लेता है, इस साइकिल को ब्रेक कर देता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो इस साइकिल को तोड़ देता है। क्लियर हो गया। ठीक। फिर इसके अंदर और भी कुछ मिडिल पाते हैं, जैसे अहिंसा, कर्मा, मध्यमा प्रतिपदा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे वहाँ पर भी हमने देखे थे कि जैन सेक्ट
थे, जैसे श्वेतांबर था, दिगंबर थे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, बुद्धिस्ट सेक्ट है, मतलब कई पार्ट में ये जो है डिवाइड हो गया। जैसे एक सेक्ट है जिसको हम कह रहे हैं हिनायन। हिनायन में क्या होता है कि जो बोध है वो मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म जो हमारे क्या कहते हैं बोध जी ने दी है, उस ओरिजिनल फॉर्म को हिनायन में रखा गया है। ये काफ़ी कंजर्वेटिव है, वो स्ट्रिक्ट फॉर्म है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है महायान। महायान में क्या होता है, इसमें चीज़ें थोड़ी सी लिबरल हो जाती हैं। ठीक इसमें क्या होता है कि लोग बाग जो महायान को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, बुद्धा की एज ए गॉड पूजा करते हैं और बिलीव करके फेथ रख कर क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, सेल्वेशन करते हैं। ऐसे ही एक है वज्रयान। वज्रयान मतलब इसमें सेल्वेशन होता है मैजिकल रिचुअल्स वगैरह कर कर, ठीक है। तो ये बंगाल और बिहार वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस था ये वाला टाइप, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ठीक है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे क्या कहते हैं जो लैंग्वेज है, जो जैसे हमने देखा कि हमारे जो जैनिज्म है, जैनिज्म में जो लैंग्वेज है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें जैसे लैंग्वेज प्राकृत में लिखा, वैसे ही यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो जनरली हिनायन को अगर आप देखो तो पाली लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 3 त्रिपिटक्स हैं, त्रिपिटकास, या फिर जिसको हम कहते हैं 3 बास्केट। 3 बास्केट मतलब 3 तरीके की बुक्स हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं। लाइक जैसे एक बुक है जिसको विनय पिटक कहा जाता है, जिसमें मोनेस्टिक्स, जो उनकी मोनेस्ट्री है जहाँ पर जो मॉन्क्स वगैरह रहते हैं वहाँ के क्या रूल है, क्या कायदे हैं, उसको विनय पिटक में लिखा गया है, बताया गया है। फिर उसके बाद है सुट्टा पिटक। सुट्टा पिटक में जो बुद्धा के सरमन्स हैं, ठीक है ना, मतलब उनके जो उपदेश वगैरह हैं बुद्ध के, ठीक है। तो बुद्ध के उपदेश किस में लिखे गए हैं, सुट्टा पिटक में बताए गए हैं। फिर उसके बाद जो भी इनकी फिलोसफी है वगैरह, कुछ भी जो चीज़ें हैं, उस फिलोसफी वगैरह का एनालिसिस जो है वो किस में लिखा गया, अभिधम्मा पिटक में लिखा गया है, ठीक है। अब क्या है कि कई सारे फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जिनके बारे में आप जब पढ़ते हो हिस्ट्री तो उसमें जाना जाता है। लाइक जैसे इसमें एक है अश्वघोषा हो गया, एक है नागार्जुना, ये भी बुद्धिस्ट थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक याद रखना है, ये बुद्धा घोषा, ये भी बुद्धिस्ट थे, ठीक है। तो ये सारे फेमस कुछ क्या थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, क्लियर है। अब जैसे इसमें कुछ आगे चलकर कुछ और बुद्धिस्ट बने, बुद्धिस्ट आए जिनको मतलब क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, सेंट बने, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लाइक जैसे एक बुद्धिस्ट जो थे वो थे वज्रपानी, बुद्धिस्तवास, ठीक है ना, उनको थंडरबोल्ट बियरर माना जाता था। एक है पद्मापानी, उनको लोटस बियरर माना जाता है। एक है मनुश्री, उनको विजडम और होल्ड्स स्क्रिप्चर्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से कई सारे हैं, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक। एक है जैसे अमितावा, ठीक, इनको कहा जाता है बुद्धा ऑफ हेवनली पैराडाइज, हेवन के बुद्धा इनको कहा जाता है, ठीक है। तो और क्या क्या है, और कुछ देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे ये जो बुद्धिस्ट है, कई सारी इनके टाइम पर क्या हुई, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनी, ठीक। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पर है, बोध गया, बिहार में है। और इसके फाउंडर कौन थे, कुमार गुप्ता ने गुप्ता इरा में इस नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन करी थी, और ये एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही विक्रमशिला भागलपुर बिहार में जो है, इसका किसने कराया था, धर्मपाला ने कराया था। पाला रूलर, बंगाल में पाला रूलर थे, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी, ये आपको याद रखना है। एक बल्लवी आप याद रखोगे जो कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। किसने कराई थी, बतारका मैत्रिक रूलर है, उन्होंने कराई थी। एक जगतदल है, बंगाल में है, रामपाला पाला ने कराई थी। तो इसमें आप ज़्यादातर देखोगे, देखो पाला रूलर्स हैं, उन्होंने क्या कराई है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वगैरह की स्थापना कराई है, वो उनके फाउंडर रहे हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं कुछ काउंसिल्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है। अब जैसे यहाँ पर 4 काउंसिल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो इसमें आप याद रख सकते हो 483 BC, तो सेकंड 100 कम हो जाता है, 383 BC, फिर 250, फिर 72 AD, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ हुई थी। अब जैसे ये वाला है तो मैं इसको सिंपल ऐसे ही मैंने रट लिया है, जैसे RVPK, ठीक है। RVPK, आर का मतलब राजगीर में हुई थी, सेकंड वैशाली में हुई थी, पी से पाटलिपुत्र में हुई थी, और थर्ड कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, क्लियर है। अब इसके बाद किस किस के टाइम पर हुई थी ये, ठीक है। तो इसको मैंने याद रखा है, AK, क्लियर है। AK मतलब अजात शत्रु, के का मतलब काल अशोका, फिर उसके बाद आते हैं थर्ड में अशोका, और जो फोर्थ नंबर में है वो कौन है, कनिष्क। अब कोई मुझसे ये पूछ सकता है सर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो भाई आपको याद रखना है ना, अजात शत्रु पहले आया। क्रोनोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं, बाऊ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप देखते हो कि अजात शत्रु पहले आया, फिर उसके बाद काल अशोका आया, फिर उसके बाद जाके अशोका आया, फिर उसके बाद कनिष्क काफ़ी बाद में जाकर आया, क्लियर है। तो इससे आपको याद रखना है। और इसमें भी कई सारे आउटकम्स निकले। लाइक जैसे पहला काउंसिल जब हुआ तो उसमें क्या हो गया, ये जो सुत्ता और विनय पिटक है इसका कंपाइलेशन हुआ, ठीक है। फिर जब सेकंड काउंसिल आया तो इसमें चीज़ें टूट गई 2 पार्ट में। फिर जब थर्ड काउंसिल आया तो इसमें अभिधम्मा पिटक जो है इसको ऐड किया गया। फिर जब फोर्थ काउंसिल आया तो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक कुछ हिनायन बन गया, कुछ महायान को फॉलो करने लग गया, तो इस तरीके से चलने लगा। फिर इसके बाद और क्या पूछता है, इसमें पूछता है जैसे कुछ सिंबल्स देगा और सिंबल से पूछेगा कि ये बुद्ध की लाइफ की कौन से स्टेज को क्या करता है, बताता है, ठीक। तो इसमें जैसे जन्म, बर्थ जब हुआ तो उसमें लोटस और बुल उनके सिंबल बताए जाते हैं, ठीक है। तो उनके जन्म का क्या है, लोटस और बुल, जब उनका जन्म हुआ, जन्म कहाँ पर हुआ, लुम्बिनी नेपाल में हुआ, ये सबको पता है। फिर उसके बाद जब उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको महाबहिष्करण कहा गया या फिर रिनंसिएशन कहा गया, तो
हॉर्स पर छोड़ा उन्होंने, तो इसलिए सिंबल जो है वो आप हॉर्स देख सकते हो, हॉर्स कह सकते हो। और उन्होंने 29 की एज में छोड़ा। क्यों छोड़ा था? जब वो भ्रमण पे गए एक बार, तो उन्होंने देखा कि एक कोई जिनको काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं, वो चल भी नहीं पा रही हैं, फिर किसी को देखा डिजीज़ हो रखी है, कहीं पर देखा कि डेथ हो गई है, कहीं पर मोंग को देखा, तो उनका मन बहुत विचलित हो गया इन सब चीज़ों को देखकर अचानक से। तो इसलिए उन्होंने मतलब इन सब क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए घर को छोड़ दिया, इनलाइटमेंट लेने के लिए जनरली। फिर उनको 6 साल बाद एट द एज ऑफ 35 बोधि ट्री के नीचे क्या हो गया? इनलाइटमेंट मिला, निर्वना मिला, या जिसको संबोधि भी कहा जाता है। कहाँ मिला? ये बोध गया में एक पीपल ट्री थी जिसको बोधि ट्री कहा जाता है। फाल्गु रिवर के पास में, निर्जन रिवर या फाल्गु रिवर के पास में पीपल ट्री है, वहां पर इनको क्या हुआ? इनलाइटमेंट मिला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक, धर्मचक्र परिवर्तन ये क्या है? ये इनका पहला उपदेश था, फर्स्ट उपदेश था, जिसमें अब धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? मतलब एक व्हील है, व्हील का जैसे ये हिस्सा और ये हिस्सा है, तो एक बार नीचे ये हिस्सा आएगा, फिर घूमकर ये वाला हिस्सा आएगा। इस तरीके से व्हील कंटिन्यूअस चलता रहता है, मतलब सुख है फिर दुख है, फिर सुख है फिर दुख है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि धर्मचक्र परिवर्तन, ये परिवर्तन चलता रहता है। तो ये क्या सिंबल है? व्हील इसका सिंबल है। और इनके 5 डिसिपल्स थे, 5 अनुयायी थे, जिनको इन्होंने सारनाथ में इस उपदेश को दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद महापरिनिर्वना। महापरिनिर्वना मतलब जब इनकी डेथ हो जाती है, ये कंप्लीट निर्वन अपने आप को छोड़ देते हैं। तो इस टाइम पर इनका सिंबल क्या है? स्तूप है, क्लियर है। तो और ये कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी? कुशीनगर में, मल्ला में इनकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी, क्लियर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? अब जैसे यहाँ पर जो कई सारे बुद्धिज्म के टाइम पर कई सारे क्या हो गए और हेटेरोडॉक्स सेक्ट आए, लाइक जैसे अजीविका मतलब इसी के पैरेलली चल रही थी। अजीविका सेक्ट वाले, उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था कि वो नियति पे भरोसा करते थे। मतलब उनका ऐसा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी नियति में लिखा हुआ है, वो होना है, वो होगा। और इसकी जो फाउंडेशन किसने करी थी? गोशाला, ठीक है, मस्करी पुत्रा ने करी थी। तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि मौर्यन एम्पायर आ जाते हैं। जैसे अभी हमने प्री मौर्यन एम्पायर में जैनिज्म को पढ़ा, ठीक है ना, और क्या पढ़ा? बुद्धिज्म को पढ़ा, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो मौर्यन एम्पायर 321 बीसी के आसपास में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की क्या करी थी? स्थापना करी थी। किसकी मदद से? चाणक्य और कौटिल्य की मदद से। और अभी तक हमने क्या पढ़ा? नंदा डायनेस्टी तक पढ़ा। तो अगर मैं ये बता दूं, नंदा डायनेस्टी अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो अब नंदा डायनेस्टी के बाद क्या आएगा? नंदा डायनेस्टी के बाद आएंगे मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी भी एक बड़ी बढ़िया कहानी है। नंदा, जो ये नंदा डायनेस्टी है, धनानंद, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने काफी ज्यादा जो कौटिल्य थे ना, इनकी बेइज्जती करी थी एक सभा में। ठीक है, तो इसलिए इसका बदला लेने के लिए ये क्या करते हैं? ये जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है, इसको क्या करते हैं? खड़ा करते हैं इसके अपोजिट में। और जो इसका राज्य होता है पूरा, मतलब ओवरथ्रू कर देते हैं, इनको फेंक निकाला जाता है। और इसके राज्य को हथिया लेते हैं कौन? चाणक्य, कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और जहां से क्या होता है कि मौर्यन एम्पायर जो है ना, इसकी स्थापना हो जाती है। एक बड़ी कहानी है, वो बाद में बताएंगे, ये वन शॉट है। ठीक है, फिर तो मौर्यन एम्पायर में जो कैपिटल होता है वो कहाँ है? पाटलिपुत्र में था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको ग्रीक में सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। अब ये जो मौर्यन एम्पायर है, इसका पता कैसे चला हमें कि ऐसा एक मौर्यन एम्पायर था? इसका पता चला हमें कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, जहां पर इस चीज़ों की प्राप्ति हुई है, मतलब ये पता चला है। ठीक, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पर देखो, कौटिल्य जो थे ना, जिसकी बात हो रही है, चाणक्य कौटिल्य, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको कहा जाता है अर्थशास्त्र, क्लियर है। उसमें जो मौर्यन समाज है उसकी बात हुई है। और ये जो बुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट क्राफ्ट, इन सब के ऊपर बेस्ड ये बुक है। फिर एक बुक है मेगिस्थनीज ने लिखी थी, और उसका नाम क्या था? इंडिका नाम था। ये ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 7 कास्ट सिस्टम था, जबकि कोई स्लेवरी नहीं थी, बट ऐसा नहीं था, एक्चुअल में स्लेवरी थी। ठीक है, फिर उसके बाद और भी हैं, जैसे ये अशोक वंदना, ठीक है, फिर उसके बाद दीपा वंशा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। ये श्रीलंकन की क्रॉनिकल्स हैं, वहां पर मौर्यन समाज का, मौर्यन एम्पायर का जिक्र है, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। ठीक, फिर उसके बाद जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पर था, अब जैसे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये जो डायनेस्टी है, ये क्षत्रिय थी कि वैश्या थी या क्या थी? ये जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है कि ये लोग क्षत्रिय थे। फिर जो पुराण है वो कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर एक लोअर कास्ट था, मतलब वैश्या से बिलोंग करते थे। जैसे क्या हो गया? ब्राह्मण है, ठीक है, फिर उसके बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, ठीक है ना। तो कुछ इंस्क्रिप्शन तो कहते हैं ये मतलब वैश्या ओरिजिन थे, और जैसे बुद्धिस्ट वगैरह कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे। ठीक, तो इसमें से कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम दूसरी और चीज़ें देखते हैं। और हमें क्या क्या है? जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जैसे आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, अशोका जो थे, उन्होंने अपने बारे में और अपने जो मौर्यन डायनेस्टी है उसके बारे में काफ़ी कुछ पिलर्स वगैरह में लिखवा रखा है, कई तरीके की मेजर, माइनर, पिलर, एडिक्स वगैरह, जहाँ पर पूरी विस्तार में लिखा हुआ है इनके बारे में। तो वहाँ से भी इस चीज़ का एविडेंस मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था, जब भूखमरी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें क्या था कि रिलीफ वर्क करवाया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा
जो जनता का ख्याल रखा था, खाना पीना खिलाना वगैरह जो भी हुआ था। तो इन सब चीज़ों का जो मतलब क्या कहते हैं उल्लेख है ना, वो सोहगुरा और महास्थान कॉपर प्लेट में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, गुजरात वगैरह में ये मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे गिरनर रॉक इंस्क्रिप्शन है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मौर्यन रूल के बारे में बताया गया है, जहाँ पर स्कंदगुप्ता, रुद्रदमन, इन सब का भी इसमें क्या है जिक्र है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सन्नाटी कर्नाटका में अशोक के माइनर एडिक्ट्स हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ों को देखा गया है। फिर एक और बात क्या है कि ये जो एडिक्ट्स हैं ये सारे किस में लिखे गए हैं, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और इसकी स्क्रिप्ट जो है वो ब्रह्मी, करोस्ती, ग्रीक और अरमाइक है। ठीक है, और सबसे पहले ना ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये किसके बारे में कही जा रही हैं, ये किसी को नहीं पता चल पा रहा था। ये जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने 1837 में ये बताया कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो अशोका के बारे में बताई जा रही हैं। क्लियर हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं मौर्य डायनेस्टी को। सबसे पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने क्या करा, धनानंद को उखाड़ फेंका उसकी गद्दी से और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। क्लियर है। ठीक, और किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को भी हराया था। अब ये सेलुकस निकेटर आप लोग थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि सेलुकस निकेटर कौन है। सेलुकस निकेटर जो है, जो अपना अलेक्जेंडर था वो अपना गवर्नर छोड़ गया था। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसकी सेना ने रिफ्यूज कर दिया था आगे जाने से। तो जब वो अपना गवर्नर छोड़ गया था, किसको, सेलुकस निकेटर को, इस सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। क्लियर है। फिर उसके बाद इनमें जो मैरिज अलायंस वगैरह बनते हैं, और जो सेलुकस निकेटर होता है वो क्या करता है, मैगस्थनीज को एज एन एम्बेसडर क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजता है। क्लियर है। इसलिए ये जो मैगस्थनीज है इसने ये इंडिका बुक लिखी थी जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसने बताया था। बाद में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सरवन वेलगोला यहाँ पर ये इनकी डेथ हो जाती है चंद्रागिरी हिल्स के पास में। और इनको कन्वर्ट करने वाले कौन थे, भद्रबाहु। हमने दो पढ़े थे ना, स्थूलभद्रा और भद्रबाहु। ठीक है, तो इसमें से वही ये भद्रबाहु हैं जिन्होंने क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, जैनिज्म में। क्लियर है। फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी, बिंदुसारा की। ठीक, तो ये देखो ये सीक्वेंस कैसे है मैं बता दूँ, CBA मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप कैसे भी याद रख सकते हो, मेरे को याद रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, फिर उसके बाद अशोका, फिर उसके बाद आ जाते हैं बिंदुसारा। बिंदुसारा को ग्रीक में अमृत्रोचैट्स भी कहा जाता था, अमित्रोचैट्स। क्लियर है, स्लेयर्स ऑफ एनिमीज, एनिमीज को मारने वाले, स्लेयर्स करने वाले। ठीक है, एक्सपेंडेड। फिर ये जो बिंदुसारा है ये साउथ इंडिया, मैसूर तक अपना जो एम्पायर होता है उसको लेकर जाते हैं। पेट्रोन ऑफ आजीविका सेक्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आजीविका सेक्ट के बारे में बताया। इन लोगों का मानना था कि सब कुछ नियति है, जो भी हो रहा है ये नियति के हिसाब से हो रहा है, अपने आप हो रहा है। क्लियर है, आप इसका बस एक पार्ट। तो बिंदुसारा इस तरीके का मानते थे। और फॉरेन एम्बेसी इनके टाइम पर जैसे डायमाकोस, डायोनिसियस, ये सारी आए। क्लियर है, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसकी, अशोका की। अशोका जो थे ये जब मतलब राजा नहीं बने थे तो उस टाइम पर ये इन्होंने तक्षशिला और उज्जैन इसके गवर्नर थे, वहाँ पर ये राज करते थे, वहाँ संभालते थे चीज़ों को। क्लियर है, और उन्होंने वहाँ से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर, नेपाल वैलीज इन सब पे कंट्रोल कर रखा था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मतलब जो अपने राजा हैं यहाँ पर बिंदुसारा के बाद क्या होता है, जो अशोका होता है वो राज करने आते हैं। तो काफ़ी लड़ाइयाँ ये लड़ते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ ये जीतते हैं। लेकिन इसमें से एक लड़ाई होती है कलिंगा वॉर। ठीक है, 9th ईयर ऑफ द रेन, मतलब जो इनके 9वें साल में होती है। तो इसमें इतना ज़्यादा मतलब खून बहता है लोगों का, इतने ज़्यादा जान माल की हानि होती है, लोग मरते हैं ना। तो इस चीज़ को देख कर ना जो अशोका होते हैं वो ये जंग वगैरह, वायलेंस ये सब छोड़ देते हैं, और धम्मा यानी नॉन वायलेंस को क्या कर देते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे फिजिकल कॉन्क्वेस्ट हो गया, मतलब ये लड़ाई वगैरह इन सब से हटकर ये धार्मिक कल्चरल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आगे चलकर क्या करते हैं, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कौन करता है, बुद्धिज्म मॉन्क हैं उपागुप्ता, जो इनको क्या करते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अपने जो बेटे हैं महेंद्र और जो इनकी बेटी है संघमित्रा, उनको क्या करते हैं, श्रीलंका भेजते हैं, ताकि ये भी आगे चल वहाँ जाकर क्या कर पाए, जो बुद्धिज्म वगैरह है उनका प्रचार कर पाए। और ये अपने साथ एक बोध ट्री का सैंपलिंग, मतलब उनका अणु जो जिससे पेड़ जन्मता है उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद धम्मा यात्रा एंड गवर्नेंस, ये 11वें साल में क्या करते हैं, धम्मा यात्रा चालू करते हैं, बोध गया जाते हैं, बोध गया विजिट करते हैं। ठीक है, और ये धम्मा महामात्रास को अपॉइंट करते हैं ताकि वो इथिकल वैल्यूज़ समाज में क्या कर पाए, फैला पाए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अशोका है, अशोका के कुछ एथिकल कोड्स थे जिसको अशोकास धम्मा कहा जाता है। क्या एथिकल कोड्स थे, जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करना, उसके बाद जो स्लेव्स हैं उनके साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना, सर्वेंट्स जो हैं उनके साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना। ये कहते थे कि सच बोलना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, मतलब अहिंसा नहीं करनी चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इन्होंने काम करा कि हमें सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, हारमोनी लानी चाहिए, मतलब ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं आगे चलकर। क्लियर। फिर उसके बाद अशोका के बाद क्या होता है कि जो ये जो एम्पायर होता है ना, उसके बाद कोई बहुत अच्छे रूलर्स आते नहीं और इनका डिक्लाइनेशन क्या होता है, चालू हो जाता है। और अशोका के बाद क्या होता है, दो पार्ट में इनका एम्पायर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, एक वेस्ट पार्ट में, एक ईस्ट पार्ट में। क्लियर। वेस्ट पार्ट जो होता है वो गंधारा, कश्मीर इन सब का होता है, जिसमें कुणाल रूल करते हैं, देन संप्रीति, इसके बाद छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं।
और कई सारे रूलर्स आते हैं इसके बाद, जैसे सलीसुका, देवावर्मन, ठीक है, ये सारे कई सारे रूलर्स हैं, जिसमें से लास्ट रूलर होता है ना, वो कौन होता है? बृहद्राता, जो आपको याद रखना है। इस लास्ट रूलर को पुष्यमित्र संगा जो होता है वो क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और पुष्यमित्र संगा मारने के बाद क्या हो जाता है? संगा डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। ठीक है, जो ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हम इसकी बात करें, हाईली सेंट्रलाइज्ड वेलफेयर स्टेट था, मतलब ये बिल्कुल काबू होता था, ऊपर से कंट्रोल होता था, हाईली सेंट्रलाइज था। इसमें जो मंत्री, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी जो किंग राजा को बताती थी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट थे। तो ये डिपार्टमेंट है, ये आप देख सकते हो, महामंत्री लाइक जैसे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पुरोहित, चीफ प्रेस थे, सेनापति थे, युवराज थे। ये आप इसको पॉज करके इसको पूरा आप देख सकते हो कि कौन क्या क्या थे, इसको आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसे अभी बताया कि इनके छोटे छोटे यूनिट थे जिस सब पर ये राज करते थे। जैसे ये देखो, ये जो पूरा एरिया, ये देखो कितना बड़ा है, अभी के इंडिया से भी काफ़ी बड़ा है। ये पूरा क्या है? मौर्यन एम्पायर है। जहाँ पे ये वाला पार्ट आप देख लो, ये तक्षशिला वाला पार्ट है, ठीक है, जिसका जो प्रोविंस था, मतलब उत्तर प्रदेश इसको कहते थे, जिसका कैपिटल तक्षशिला हुआ करता था, सेंटर जो था। ठीक है, फिर उसके बाद उज्जैन हो गया, ये वाला पार्ट जैसे उज्जैन है, ठीक है, तो इसका जो एरिया था अवंतीपता, जिसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन थी। ऐसे ही कलिंगा, प्रत्यपथा, सुवर्णागिरी, दक्षिण पथा, ऐसे ही पाटलिपुत्र, सेंट्रल रीजन, ये वाला एरिया। ठीक, तो ये सारे क्या थे? इसके प्रोविंसेस थे, एरिया थे, जहाँ से क्या होता था? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता था। क्लियर है? अब जैसे प्रोविंस था, प्रोविंस को ये कहते थे क्या? चक्रा, और जिसके हेड होते थे राष्ट्रपाला या कुमारा, जिसको कहा जाता था। ऐसे ही फिर प्रोविंस के अंदर कौन आते थे? छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, जिससे मिलकर क्या बनता था? एक प्रोविंस बनता था। इस जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसको आहार कहा जाता है, इसको संभालने वाले कौन होते थे? प्रादेशिका, एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते थे, और जो रेवेन्यू संभालते थे वो कौन थे? राजुका। फिर उसके बाद छोटे छोटे क्या होते हैं? गांव आने लगते हैं, और कई सारे 10 गांव को मिलाकर एक क्या बनता था? संग्रहणा बनता था, और कई सारे संग्रहणा को मिलाकर क्या बनता था? डिस्ट्रिक्ट बनता था। ठीक, जिसका हेड कौन था? गोपा था। फिर ये 10 विलेज थे, फिर एक छोटे छोटे 10 विलेज बन के संग्रहणा बनता था, और इसका हेड कौन था? ग्रामी का था। ठीक है, तो इसके अंदर जो मॉडर्न टैक्स सिस्टम है, इसके अंदर कई सारे टैक्स थे। जैसे एक था बागा, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कितना पार्ट जो है वो प्रोड्यूस लैंड टैक्स के हिसाब से देना पड़ता था। जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसका 1/6 जो था वो टैक्स के हिसाब से देना पड़ता था, जिसको लैंड टैक्स कहा जाता था, बागा। फिर उसके बाद एक था बाली। बाली क्या था? एडिशनल वॉलेंट्री टैक्स, अपनी मर्जी से दिया जाने वाला टैक्स था। फिर उसके बाद एक था प्रणया, इमरजेंसी टैक्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक था प्रवेशिया, इंपोर्ट ड्यूटी पे, शुल्क, विष्टि, हिरण्या, ये सारे कई सारे टैक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, अब इसके बाद कई सारे मौर्यन ऑफिशियल्स थे जिनका अलग अलग नाम था। जैसे इसमें से एक बहुत फेमस है, वो है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष ये आप याद रख सकते हो। सीता कहाँ से निकली थी? जमीन के अंदर से निकली थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये नाम पड़ा है क्राउन लैंड सुपरवाइजर। तो ये क्या था कि क्राउन के जो भी लैंड वगैरह थे उनका सुपरवाइजर था ये कौन? सीता अध्यक्ष, जिसको कहा जाता था। ठीक, तो इस तरीके से कई सारे हैं, ये आप देख लोगे और आप इसको देखकर याद रखोगे। सारे नहीं याद करने, जो भी आपको लगता है 3-4 इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे अकाउंटेंट जनरल, ये लैंड वाला हो गया, ट्रेड कंट्रोलर हो गया, कस्टम्स हो गया, ठीक है, वेट एंड मेजर का हो गया, तो कुछ आप याद रखोगे, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है ना, कई सारे मेजर एडिक्ट्स थे, अशोका के मेजर एडिक्ट्स थे, माइनर एडिक्ट्स थे, जो काफ़ी फेमस थे। तो क्वेश्चन कभी कभार मेजर एडिक्ट से ये पूछ लेता है कि कौन से एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मेजर एडिक्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है, एनिमल सेक्रीफाइस को बंद करना चाहिए। ये आप देख सकते हो, जैसे ये मेजर एडिक्ट है, यहाँ पर खंडर में है, ठीक है, मनसेर में है, कलसी में है। तो आप ये देख सकते हो, धाउली हो गया, जागुड़ा हो गया, सन्नाटी हो गया, सोपारा, गिरनर, येरागुड़ी, इन सब में अशोका ने क्या कर रखा है? अपने बारे में लिखवा रखा है। जैसे फर्स्ट में लिखवा रखा है कि एनिमल सेक्रीफाइस बंद होना चाहिए। सेकंड में इन्होंने चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास, केरल पुत्रास, इनके बारे में बता रखा है। थर्ड में इन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण से उनको दान देना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। फोर्थ में इन्होंने कहा है कि नॉन वायलेंस को प्रमोट करना चाहिए हमें, ठीक है। फिफ्थ में इन्होंने कहा है धम्मा महामात्रा, जो इनके इथिकल कोड्स थे, जिन उसमें उसको फैलाने के लिए इन्होंने धम्मा महामात्रा को अपॉइंट किया था। सेवन्थ में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि धम्मा यात्रा है क्या, उसके बारे में, जो 11th ईयर में जाकर इन्होंने करा था। और 13th में इन्होंने कलिंगा वॉर के बारे में बताया है, ठीक है ना, जिसमें ये वेरी गोसा से धम्मा गोसा पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब फिजिकल कॉन्केस्ट, जो लड़ाई युद्ध वगैरह से, ये कल्चरल कॉन्केस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, अब ये जो मौर्यन के बाद ना कई सारी चीज़ें पैरेलली चलेंगी। जैसे मौर्यन के बाद क्या हो गया, कई सारी फॉरेन डायनेस्टी इंडिया में आई और इंडिया में आकर कब्जा कर रहने लगी, जिसमें से कुछ थे इंडो ग्रीक्स, ठीक है, ग्रीक से आए थे। तो इसमें से जैसे फर्स्ट इन्वेडर था मौर्य के बाद जो इंडिया में आया था, वो था बैक्टीरिया, जो कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। तो यहाँ कहीं से क्या हो गया, ये वाला बंदा आया था अपने इंडिया में, ठीक। अब क्या था कि ये लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक पहुंच गए थे, अयोध्या, पाटलिपुत्र तक, ये पूरे एरिया तक ये लोग आ गए थे, यहाँ से, इस एरिया से यहाँ तक आ गए थे। जिसके अंदर सबसे मोस्ट फेमस रूलर था वो था मिनेंडर, जो एक इंडो ग्रीक था, क्लियर है। और इसकी कैपिटल
क्या थी, सकाला सियालकोट थी। और ये बाद में क्या होता है, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू, नागसेना के थ्रू। क्या होता है कि इसके है ना दिमाग में, मन में कई सारे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब जो है ना ये नागसेना जो अच्छे से दे पाता है, जिसकी वजह से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डायलॉग रिकॉर्डेड इन मिलिंद पन्हो, और ये सारी चीज़ें जो है ना मिलिंद पन्हो एक बुक है, उसमें सारा लिखा गया है, जिसमें ये क्या है, ये क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद के क्वेश्चंस थे जिसका जवाब नागसेना ने दिया था, जिसकी वजह से कन्वर्ट हो गए थे। क्लियर हो गया। फर्स्ट रूलर इन इंडिया, और ये पहले रूलर थे इंडिया में जिसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इंडो ग्रीक ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं साकास, सैथियंस जिसको कहा जा रहा है, कौन है, साकास है। क्लियर है। ठीक। तो साकास की अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक के बाद कौन आते हैं, साकास आते हैं। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, उज्जैन, वेस्ट इंडिया, डेक्कन, इन सब पे ये क्या करते हैं, राज करते हैं। उज्जैन में जो विक्रमादित्य थे डिफिटेड बाय, उनसे ये हार जाते हैं। ये जो उज्जैन वाला एरिया है, यहाँ पर जो विक्रमादित्य थे राजा, वो क्या करते हैं, इनको हरा देते हैं। और हराने के बाद क्या होता है, विक्रमादित्य का रूल चालू होता है, जहाँ से हम कहते हैं कि विक्रम संवाद चालू हो गया। विक्ट्री मार्क्ड स्टार्ट ऑफ विक्रम संवाद। और ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इसमें फेमस साका रूलर जो है, जैसे ये हम साकास पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें फेमस साका रूलर जो है वो कौन थे, रुद्रदमन फर्स्ट थे। क्लियर है। और भी कई सारे थे, तो आपको रुद्रदमन फर्स्ट याद रखना है, ये कौन थे, साका रूलर थे। फिर इसी के पास ही पार्थियंस आए। पार्थियंस कहाँ से थे, ये ईरान से आए थे। ठीक है। साकास के बाद ही पार्थियंस आए थे, और कुछ नहीं, इनकी छोटी सी टेरिटरी थी, छोटी सी जगह थी जहाँ पर ये राज करते थे, जिसमें से फेमस रूलर थे गोंडोफेरेंस। क्लियर है। सेंट टॉमस इसके टाइम पर इंडिया आया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे सुदर्शन लेक की बात होती है, तो मैं बता दूं ये सुदर्शन लेक है। तो ये जो सुदर्शन लेक है ना, जिसको सौराष्ट्र भी कहा जाता है, इसको बनवाया था किसने, पुष्यगुप्ता के द्वारा ये बनवाया गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में गवर्नर था। क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये बना, ये ध्यान रखना है। पुष्यगुप्ता ने इसे बनाया, जो गवर्नर थे उस टाइम पर। ठीक। और इसमें जो डैम है वो तुसापा ने बनवाया था अशोका के टाइम पे, जो भी है। आपको एक तो ये याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है, गवर्नर रुद्रदमन के टाइम पर उसका जो गवर्नर था उसने क्या करा था, इसको रिपेयर कराया था। फिर बाद में स्कंदगुप्त के टाइम पर इसका रिपेयर हुआ था, इसलिए जो यहाँ पर आप देखोगे तो इन सब चीज़ों का मेंशन है। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या हो गया, कौन आया, कुषाण आया। कुषाण को ये चीज़ और तोचाराइन भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है सेंट्रल एशिया से आए हैं। इन्होंने ग्रीक्स और पार्थियंस के बाद ये आए, इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। जिस इनके जो फाउंडर है, कुषाण के फाउंडर कभी कभार पूछता है कि कौन थे, कुजुला कदपिशास थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनके सन वीमा कदपिशास थे, जिसने क्या करा, गोल्ड कॉइन इशू करे थे। और इसमें सबसे फेमस जो रूलर था वो कौन था, वो था कनिष्क। ठीक है। जिसको सेकंड अशोका भी कहा जाता है। इसके टाइम पर जो कैपिटल थी वो थी पेशावर, पुरुषपुर एंड मथुरा। ठीक है। और कनिष्क ने ही क्या करी थी, साका ईरा चालू करी थी, जो आज इंडिया में यूज होता है, साका ईरा का कैलेंडर। ठीक है। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कश्मीर में हुई थी, वो कनिष्क के टाइम पर हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी हमने देखा। ठीक है। तो इसी के टाइम पर महायान बुद्धिज्म कोडिफाइड हुआ था। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या हुआ। कई सारी ऐसी डायनेस्टीज आई। फिर उसके बाद कौन सी आई, सुंगा डायनेस्टी। अब ये सुंगा डायनेस्टी कौन सी आई, देखो पैरेलली चल रही है। हमने वहां पे देखा कि जो मौर्य किंग था बृहद्रथ, उसको मार दिया था, किसने मारा था, पुष्यमित्र संगा ने किल कर दिया था। तो पुष्यमित्र संगा जब उसको किल करते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, वो उसके फाउंडर बन जाते हैं, किसके, संगा डायनेस्टी चालू हो जाती है। और इस टाइम पर इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी, विदिशा, मध्य प्रदेश। ये जो बैक्टीरियन किंग दिमित्रिस थे, इसको हराते हैं। और अपने टाइम में 2 अश्वमेधा यजनास, मतलब क्या होता है कि घोड़े जो होते हैं ना, घोड़े को भगाने का वो होता है, तो घोड़े जहां तक दौड़ पाए वो उसकी टेरिटरी होती है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो समझ लो उसकी टेरिटरी खत्म हो गई, या उसने चैलेंज किया, इस तरीके का होता है। जैसे लव कुश ने पकड़ लिया था ना राम जी का घोड़ा, सेम एज यही है, अश्वमेधा यजनास। ठीक। पतंजलि इनके टाइम के चीफ पुरोहित थे, और आप सभी को पता है कि पतंजलि ने ग्रामर जो बुक है वो लिखी है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बिल्ट द बुद्धिस्ट स्तूप एट बरहुत। तो ये इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था कि बुद्धिस्ट स्तूप बरहुत में क्या हुआ था, बनाया गया था। ठीक। और कुछ खास है नहीं। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे ये वाली हिंदू लॉ बुक, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, ऐसा माना जाता है कि इस समय कंपाइल्ड हुई थी। फिर इसके बाद और भी रूलर्स आए, इनमें जैसे वसुमित्र आए, वज्रमित्र आए, भागाभद्र आए, देवाभूति आए। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आती है कन्वा डायनेस्टी। संगा डायनेस्टी के बाद आती है कौन सी, कन्वा डायनेस्टी। ये जो देवाभूति है, इस देवाभूति को कौन मार देते हैं, संगा किंग मार देते हैं। मतलब यही चल रहा है, कोई किसी का गवर्नर होता है जो किंग को मार देता है, फिर अपना राज चालू कर देता है। इसी तरीके से कन्वा डायनेस्टी आती है। कन्वा डायनेस्टी में भी कई सारे रूलर होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा शासन इनका होता नहीं है, छोटा सा टाइम होता है। और आंध्रा किंग सिमुका होते हैं, जो सतवाना डायनेस्टी से थे, वो इस कन्वा डायनेस्टी को मार देते हैं, और फिर वहाँ से क्या होता है, सतवाना डायनेस्टी का राज चालू हो जाता है। यहाँ पर एक और डायनेस्टी है जिसको कहा जाता है छेदी डायनेस्टी, जिसके फेमस रूलर थे कौन थे, खारावेला। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कहाँ पे, हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन से, जो कहाँ पर है, उदयगिरी उड़ीसा में। ठीक है। रिकवर जैन आइडल फ्रॉम मगध, एक्सपेंडेड। और ये क्या क्या काम करते हैं, जैसे ये मगध से जैन आइडल को रिकवर करते हैं, अपनी जो किंगडम है उसको एक्सपेंड करते हैं, गोदावरी तक लेकर जाते हैं। जैनिज्म को ये मानते थे, पेट्रोन ऑफ जैनिज्म थे। इन्होंने
गुफाएं बनवाई जैन मॉन्क्स के लिए, कहाँ पर, उदयगिरी उड़ीसा में। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो इनके बारे में मिल पाई हैं। फिर इसके बाद आते हैं सतवाहना डायनेस्टी। तो हमने देखा सतवाहना डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी को आंध्रास भी कहा जाता है, पुरानास भी कहा जाता है। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सिमुका थे फाउंडर। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कन्वा रूलर था उसमें जो लास्ट राजा थे उनको मार दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इसी सतवाहना डायनेस्टी में गौतमीपुत्र सतकर्णी जो एक ग्रेटेस्ट रूलर थे, काफ़ी फेमस थे। इनकी इसके टाइम की कैपिटल जो थी कौन थी? पाइथान थी या प्रतिस्थान थी। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो भी, ये देखो, ये जो है ये पूरा क्या है? सतवाहना डायनेस्टी है। क्लियर है? तो यहाँ पर ही पाइथान है, यहाँ पर ही सारी मतलब इसी एरिया पे ये राज करते थे। इन्होंने जो साका किंग था नाहापना उसको हराया था, और ये जाने जाते थे, ये ब्राह्मण्स को ज़मीनें मतलब क्या करते थे? दान में देते थे। बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उनको रहने के लिए ज़मीनें दान देते थे। और क्या क्या है इसके अंदर? जैसे इसके अंदर एक है वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, जिन्होंने रुद्र दमन की बेटी जो थी ना उनसे शादी करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। पेट्रोनाइज बुद्धिज्म, अमरावती एंड नागार्जुन कोंड स्टूपास फ्लोरिस्ट। ठीक है, चलो और कुछ नहीं। हाँ, अब इसके अंदर आते हैं, अब हम पहुंच रहे हैं साउथ वाले पार्ट में, जो एक छोटा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, अब ये खत्म होने की तरफ है। तो इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको कहते हैं संगम एज। संगम एज का मतलब होता है ये जो साउथ वाला पार्ट है ना, जहाँ पे चोलाज हो गए, चेराज हो गए, पांड्याज हो गए, ये सारे क्या करते हैं ना, इस टाइम पर इनका कल्चर जो है, लिटरेचर जो है, पोइट्स, स्कॉलर्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, बहुत ज़्यादा इनका डेवलपमेंट देखा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संगम एज कहा जाता है, जिसका मतलब है तमिलकम। ठीक है, 3 किंगडम मेनली इसके अंदर थे, चोरा था, चेरा था, और क्या था? पांड्या था। क्लियर हो गया? संगम एज का मैंने बता दिया। संगम का मतलब होता है असेंबली और कॉलेज ऑफ तमिल पोइट्स एंड स्कॉलर्स। पांड्या किंग के टाइम पर, जो ये पांड्या किंग, इनके टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिस्ट हुआ था। क्लियर है? और इस एज को है ना तमिल लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो तमिल लिटरेचर है उसके फादर कौन है? अगस्त्य थे। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अब जैसे कई सारे लिटरेचर का वर्क हुआ था, तो इसमें जैसे एक लिटरेचर है टोल्कापियम, जिसके ऑथर कौन थे? टोल्कापियर थे, जो तमिल ग्रामर की बात करते हैं बुक में। इसी तरीके से एक है तिरुकुलर। ठीक, तो जिनके ऑथर कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। तो इनका क्या है? इसको तमिल का बाइबल भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। और इसके अंदर कुछ खास नहीं है, जैसे रेवेन्यू की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो संगम एज में यूज़ होती है, जैसे कराई मतलब लैंड टैक्स हो गया, इरवाऊ मतलब फोर्स गिफ्ट हो गया, उल्गू मतलब कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हो गया, वरियार यानी टैक्स कलेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब यहाँ से चालू होता है कौन सा? ये तो हमने साउथ का थोड़ा सा देख लिया। अब हम देखते हैं इसी टाइम पर क्या होता है, गुप्ता एम्पायर भी चलता है। क्लियर है? आई थिंक स्लाइड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, मे बी, जो भी है। अब गुप्ता एम्पायर को देखें, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा थोड़ी देर बाद में। गुप्ता एम्पायर जो है, इसको गोल्डन एज माना जाता है हमारे हिंदुइज्म का। ठीक है, गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब कुषाण का डिक्लाइन हो रहा होता है, फाउंडेड पोस्ट कुषाण डिक्लाइन, इसके बाद क्या होता है? गुप्ता एम्पायर आते हैं। ये वैश्या समाज के थे। ठीक, इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। बाद में जो चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं वो उज्जैन कर देते हैं। तो गुप्ता एम्पायर की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर थे श्रीगुप्ता। क्लियर है? बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट लगाते हैं, लेकिन फाउंडर इनके श्रीगुप्ता थे, लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त फर्स्ट से। क्लियर है? जो श्रीगुप्ता है इनको महाराजा भी कहा जाता है। फिर आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये कुमार देवी से शादी करते हैं, जो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, ताकि एक पॉलिटिकल अलायंस बन पाए। ठीक है ना? देखो क्या होता था कि जो ताकतवर है उससे तो अलायंस बना लेते थे, और जो कमजोर है उसको हरा दिया जाता था, उस पर कब्जा कर लिया जाता था। इस तरीके की पॉलिसी थी। ये जो कुमार इशूड, ये जो चंद्रगुप्त हैं, ये कुमार गुप्ता और कुमार देवी गोल्ड कॉइन्स, जिसको दिनारास कहा जाता है, उसको इशू करते हैं। और यहीं से क्या होता है कि गुप्ता इरा जो होता है वो एक्चुअल में चालू होता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन कहता था? वी ए स्मिथ इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे। ये क्वेश्चन आ गया है, आ चुका है कई बार। इनके बारे में जिक्र है कहाँ पर? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। ये भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसका जिक्र है? समुद्रगुप्त का जिक्र है। और ये किसने बताया था इनके कॉन्क्वेस्ट वगैरह के बारे में? उनके पोर्टकोइट थे हरिसेना, जिन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। इनके कमांडर ऑफ चीफ थे वीरासेना। इनके मिनिस्टर थे वसुबंधु, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। ठीक है, इनका एक टाइटल, इनको एक टाइटल मिला था धर्म प्रचार बंधु, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण को बचाने वाले ये माने जाते थे। क्लियर है? इन्होंने बहुत बड़ी एक नेवी जो थी इसको मेंटेन कर रखा था। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इन्होंने साका रूलर्स को हराया था। अब क्या था ना, चंद्रगुप्त सेकंड के एक बड़े भाई थे जिनका था रामगुप्ता। वो एक्चुअल में गद्दी पर मतलब जब चढ़ते हैं तो क्या होता है कि उनका ना युद्ध छिड़ जाता है। तो जब युद्ध छिड़ जाता है साका रूलर से, तो ये हार जाता है, ये सरेंडर कर देता है। ठीक है, हारता नहीं है, सरेंडर कर देता है। और सरेंडर में क्या करता है, अपनी वाइफ दुर्वा देवी को, साका रूलर को कहता है कि दे देगा। तो इससे है ना चंद्रगुप्त सेकंड को गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करता है, इसको भी मार देता है
और इसको भी हरा देता है, और जो दुर्वा देवी है उनसे वो कर लेता है, शादी कर लेता है दोबारा से। क्लियर है। फिर उसके बाद ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किया था। चंद्रगुप्त को आगे चलकर विक्रमादित्य भी कहा जाता है और साकारी भी कहा जाने लगा, ये इनके टाइटल्स थे। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर 9 जेम्स थे, नवरत्न जिनको कहा जाता है, जिनमें सबसे फेमस कालिदास, अमर सिम्हा और हरिसेना थे। क्लियर है। ठीक, इनके टाइम पर फॉयन जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो विजिट करते हैं, रहते हैं। ठीक है। और बाद में क्या करते हैं, ये अपनी सेकंड कैपिटल किसको बना लेते हैं, उज्जैन को बना लेते हैं। फिर इसके बाद आता है कुमार गुप्ता फर्स्ट। कुमार गुप्ता जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी फाउंडेशन करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। फिर उसके बाद ये लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा करते थे। और इनके टाइम पर क्या हुआ था, हुना इन्वेजन, मतलब हुनास थे हमारे ऊपर वाले एरिया से, वहाँ से हुनास आकर काफ़ी ज़्यादा अटैक करते थे। बार बार क्या होता है कि इनको हुनास का सामना करना पड़ता था, और उसी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है वॉर लड़ते लड़ते। क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं कौन, स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता जो है ये हुना को कई बार रोकते हैं, इसलिए इनको टाइटल दिया जाता है विक्रमादित्य का। फिर इसके बाद ही क्या होता है, जो गुप्ता एम्पायर है ना वो डिक्लाइन होने लगता है तेजी से। क्यों डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि हर एक जगह से क्या हो रहा था, इन्वेजन हो रहा था, जिसकी वजह से वॉर हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी उनकी वॉर लड़ कर। ठीक है, तो इसलिए इनका जो एम्पायर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कई सारे आते हैं, जैसे पूरा गुप्ता, कुमार गुप्त, बुद्ध गुप्ता, नरसिंह गुप्ता, कुमार गुप्ता थर्ड। ठीक है, जो इनके बाद के रूलर थे, लेकिन इतना चल नहीं पाते। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें एक था प्रोविंस, भुक्ति जिसको कहा जाता है, जो क्या था, प्रोविंस था, तो उसका जो हेड था वो कौन था, उपारिका उसको कहा जाता था। फिर डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाले को विसाया कहा जाता था, और उसका हेड कौन था, विसायापति था। ऐसे ही फिर नगर को संभालने वाले, मतलब ग्राम कई सारे मिलकर टाउन, कई सारे टाउन मिलकर डिस्ट्रिक्ट, कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर प्रोविंस, ऐसे था। ठीक है, और जो टाउन को संभालने वाले को कहा जाता था पुरापाला या नगरपति। ऐसे ही ग्राम को संभालने वाला जो विलेज हुआ करता था उसको संभालने वाले को कहा जाता था क्या, ग्रामिका। क्लियर है। फिर ऐसे ही की ऑफिशियल्स कई सारे थे, जैसे एक होते थे जिनका टाइटल था महाप्रतिहारा। महाप्रतिहारा मतलब जो रॉयल पैलेस के चीफ हुआ करते थे। ऐसे एक था डंडा पशिका। डंडा पशिका, डंडा कौन लेके घूमता है, पुलिस, तो पुलिस का चीफ कौन था, डंडा पशिका। फिर ऐसे ही एक थे महाप्रजापति। महाप्रजापति, अब प्रजापति आपको पता है कौन होते हैं, एलिफेंट होते हैं, तो एलिफेंट कॉर्प्स के चीफ कौन थे, महाप्रजापति थे। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं, या पढ़ लेना, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं हो पाएगा। क्लियर। फिर इसके अंदर गुप्ता में एक टर्म आती है भागा। भागा ये हमने पहले ही देख लिया, ये किंग का शेयर होता था, 1/6 देना पड़ता था जो भी आपने उगाया। फिर एक था बाली, शुरू में ये वॉलंटरी था, लोग अपनी मर्जी से देते थे, बाद में इसको कंपलसरी कर दिया गया था। फिर एक था भोगा। भोगा का मतलब जैसे फ्रूट हो गया, फायरवुड हो गया, कुछ कुछ पीरियोडिक सप्लाई आपको टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी एज ए टैक्स। फिर था उपारिका, मतलब ऊपर का टैक्स। क्लियर है। ठीक। अब जो गुप्ता कल्चर और आर्किटेक्चर की बात करें तो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है, लाइक जैसे ब्रोंज की बुद्धा, मतलब ब्रोंज के बुद्धा देखने को मिले हैं जो 2 मीटर हाइट में है, लंबे हैं, कहाँ पे, भागलपुर में। और गुप्ता के टाइम पर पहली बार विष्णु और शिवाजी के इमेजेस वगैरह देखने को मिली हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर पेंटिंग देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में बाघ जहाँ पर है वहाँ पर पेंटिंग देखने को मिली है। कई सारे स्तूप्स मीरपुर खास सिंध में, रत्नागिरी उड़ीसा में, दामेक सरनाथ में, यहाँ पर कई सारे स्तूप्स देखने को मिले हैं। जो टेम्पल्स हैं उसमें कई तरीके की अलग अलग स्टाइल्स देखने को मिले हैं, लाइक जैसे नगाड़ा स्टाइल नॉर्थ के टेम्पल्स में, और साउथ में द्रविड़ स्टाइल देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो गुप्ता कल्चर है उसको गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। ऐसे ही एक है घर भागीरा। घर भागरिया, ये क्या है, ये क्या होता है, जो टेम्पल होता है ना उसके अंदर एकदम सेंटर में गर्भ में, बॉम्ब में जो हमारे भगवान रहते हैं, डायटी इमेज, उसको कहा जाता है गर्भगिरा। मतलब गर्भ, बॉम्ब, भ्रूण गर्भ होता है ना माँ का, और गृह मतलब घर। ठीक है। फिर उसके बाद गुप्ता लिटरेचर और साइंस की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक स्कॉलर थे आर्यभट्ट, हर कोई इनको जानता है, सुनने की खोज इन्होंने करी थी। ठीक, इनको मैथमेटिशियन, ये क्या करते थे, मैथमेटिक्स के स्पेशलिस्ट थे। ऐसे ही ब्रह्मगुप्ता, ये भी मैथ और एस्ट्रोनॉमी से थे। ठीक है, इनका वर्क क्या है, ब्रह्म सिद्धांता। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ याद रख सकते हो। भास्कर, ठीक है, महावहिष्करिया, लघुवस्करिया, मैथमेटिक्स थे ये भी। क्लियर है। अब इसमें कई सारे और ऑथर है जिन्होंने अलग अलग तरीके की बुक लिखी थी जो आप पढ़ सकते हो, जैसे ये भारवी आप पढ़ सकते हो। ठीक, और अमर सिम्हा, ये आप याद रखना, अमर सिम्हा जो ऑथर थे उन्होंने अमर कोश लिखी थी। ठीक, तो ऐसे कुछ जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो गया। अब जब ये गुप्ता चले गए तो गुप्ता के बाद कौन आए, पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धना डायनेस्टी इसको कहा जाता था। ये थानेश्वर हरियाणा के आसपास वाले एरिया में राज करते थे। और क्या हो गया कि जब बहुत सारा हुना इन्वेजन हुआ, जब गुप्ता एम्पायर वीक पड़ने लगे, तो ये क्या हो गया, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। मतलब पहले ये गुप्तास के अंदर में थे, बाद में इन्होंने क्या कर लिया, खुद को इंडिपेंडेंट बना के पुष्यभूति डायनेस्टी बना लिया। क्लियर है, जिसमें प्रभाकर बर्मन फर्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे रूलर थे, जिसके बाद उनके बेटे राज्यवर्धना आते हैं। फिर इसके बाद जो सबसे फेमस है वो है हर्षवर्धन, जिसको शिलादित्य भी कहा जाता है। ठीक, हर्षवर्धन की कैपिटल कन्नौज थी, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर ये देखो, ये अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा जो है ये हर्षवर्धन का एरिया है। ठीक है,
ये पूरा हर्षवर्धन का एरिया है, कन्नौज जो है इनकी कैपिटल है। ठीक ठीक, इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, 3 प्लेस। एक था प्रियादर्शिका, रत्नावली और नागानंदा, ये आपको ध्यान रखना है। इनके टाइम पर कोर्ट पोएट थे कौन? वान भट्टा। ये भी पूछता है इनके टाइम पर कोर्ट पोएट कौन थे? वान भट्टा थे। या वान भट्टा किसके टाइम पे थे? हर्षचंद्र के टाइम पर थे। जो ये वान भट्टा थे ये लिखते हैं हर्ष चरित्र, मतलब जिसमें हर्ष के बारे में लिखते हैं, कदम्बरी लिखते हैं। फिर उसके बाद एक था पार्वती परिणय लिखते हैं। और इनके टाइम पर हेन सॉन्ग जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो हर्षवर्धन के टाइम पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो ये महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट करते थे, और कुछ खास नहीं है। और क्या हुआ था कि इनको जैसे एक राजा थे शशांक गौदा से, ठीक है, बंगाल की तरफ से, वो क्या करते थे, इसके अपोजिट में काफ़ी बार इनको फेस करना पड़ा है, इस राजा से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। इन्होंने क्या करा था, बोध गया में जो बोध ट्री था उसको भी काट दिया था। क्लियर है। और ये जो हर्षवर्धन है, जैसे इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी किससे? ध्रुव सेना से, वल्लभी में, ठीक है, वल्लभी ध्रुव सेना, जिसको इन्होंने हरा दिया था। एक लड़ाई लड़ी थी पुलकेशिन सेकंड से, जो चालुक्य के वटापी के चालुक्य थे कौन? पुलकेशिन सेकंड, ठीक, जिससे क्या होते हैं हर्षवर्धन जो थे वो क्या हो गए थे? हार गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के टाइम पर क्या होता है, एक टर्म आती है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो जैसे क्या थे, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने बना रखा है, ये देखो, ये प्रतिहारास हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये पालास हो गया, और यहाँ पर ये राष्ट्रकूट। ये तीनों हमेशा ना लड़ते रहते थे, किसके लिए? डोमिनेंस के लिए, अपना राज्य को बड़ा करने के लिए और सुप्रीम बनने के लिए। तो इसलिए क्या होता था कि इसको क्या कहा जाता था? ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, 3 पार्टियों का स्ट्रगल, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद और कई सारी डायनेस्टीज आई, जैसे अभी हमने पालास की बात करी जो ईस्टर्न इंडिया यहाँ से आए, ठीक। तो जिस टाइम पर उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी इसकी राजधानी। पाला के फाउंडर थे गोपाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और जिसमें से धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, विक्रमशिला की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद गुर्जारा, प्रतिहारास, इसकी कैपिटल थी जोधपुर मालवा, इसके फाउंडर थे हरिश्चंद्रा। बस इतना सा याद रख सकते हो। इसमें जो मिहिर भोज थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे। फिर थे वकाटकास, ठीक है, वकाटकास की अगर हम बात करें तो वकाटकास के फाउंडर थे विंध्या शक्ति। बस इतना सा आप याद रखोगे इसका, और कुछ याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है और कुछ चीज़ें, जैसे वेस्टर्न गंगास की तरफ से कुछ डायनेस्टीज थी, ठीक, जिनकी कैपिटल थी कोलार। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एक थे सेना डायनेस्टी, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये बंगाल की तरफ ये वाला जो एरिया था ये सेना डायनेस्टी का था, जिसकी कैपिटल थी विक्रमपुरा या विजयपुरा। इसके जो फाउंडर थे वो थे विजय सेना, बलाल सेना, कई सारे फाउंडर इसके बने, ठीक। जिसने क्या करा, ये ओवरथ्रोन बाय द देवा डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी के ओवरथ्रोन के बाद ये बनी थी। अब उसके बाद कुछ थे जिसको हम कहते हैं होयसालास, ठीक है, होयसालास मतलब ये वाला जो एरिया था उनको कहा जाता है होयसालास डायनेस्टी। इसकी कैपिटल जो थी ये थी द्वारा समुद्रा, ठीक। इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे? विष्णु वर्धन थे, ठीक। और ये जो रूलर थे, जैसे इसके अंदर एक रूलर है वीरा वलाला, इसने क्या करा था, जो चालुक्य रूलर था उसको हराया था। और इसके अंदर कुछ खैर जानने का नहीं है। इसमें आप एक ध्यान रख सकते हो, होयसाला टेम्पल होयसाला डायनेस्टी ने ही बनवाया था। और उसके बाद एक्सेप्शनल होयसाला आर्ट स्टाइल, और इन्हीं के टाइम का जो वहाँ पर टेम्पल्स वगैरह में स्टाइल दिखता है उसी को होयसाला आर्ट स्टाइल कहा जाता है। क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं कौन? राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूट, ये आप जो एरिया देख रहे हो ये पूरा लगभग राष्ट्रकूट के अंदर में था, जिसका कैपिटल कौन था? मान्याखेता इसका कैपिटल था। और राष्ट्रकूट का फाउंडर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन था? दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट का फाउंडर था। क्लियर है। इनके टाइम पर एक बहुत बड़े रूलर आते हैं जिनका नाम था अमोघ वर्षा। ये लिटरेचर वगैरह की काफ़ी मतलब उसको पेट्रोनाइज करते थे, काफ़ी ज़्यादा मानते थे। इन्होंने लिखी थी कवि राजामार्ग, कवि राजमार्ग, ठीक है। और भी कई सारी लिखी थी जैसे परसोंत्रा मलिका। इनके टाइम पर एलिफेंट केव, महेश त्रिमूर्ति एलिफेंट केव, ठीक है। फिर उसके बाद जो कैलाश टेम्पल, एलोरा में जो कैलाश टेम्पल बना है वो राष्ट्रकूट के रूल में ही बना है। जो किसने बनाया था? कृष्णा सेकंड ने बनाया था, और जो किसमें? द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। फिर विक्ट्री पिलर रामेश्वरम में जो विक्ट्री पिलर बना है वो कृष्णा थर्ड ने बनवाया है। तो ये आपको कुछ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूट, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं पल्लवास की। पल्लवास जैसे हमने यहाँ देख लिया, ये सारा यहाँ पर अगर आप देखो ये आपको पल्लवास वाला एरिया मिल रहा है, तो ये सारे साउथ की तरफ है। तो पल्लवास की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या थी? कांची थी। इसके फाउंडर कौन थे? सिम्हा विष्णु थे। इसमें एक रूलर आते हैं जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जो क्या करते हैं? चालुक्यास जो होते हैं उसको हराते हैं। चालुक्यास 2 पार्ट में थे, एक बदामी के चालुक्यास थे और एक कल्याणी के चालुक्यास थे। तो ये भाटापी यानी बदामी वाले जो चालुक्यास थे उनको ये हराते हैं। और उस टाइम से ये जो बंदा होता है ना नरसिम्हा फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इसको टाइटल मिल जाता है क्या? भटापी कोंडा का। ये एक रिलीजियसली क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज होता है, मतलब कट्टर ब्राह्मण होते हैं ना, उनमें ये आता था। और इनके
जो लड़ाई झगड़ा पल्लवास का चालुक्यास के साथ में चलता रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा रीजन था, रिवर थी, उस एरिया को लेने के चक्कर में पल्लवास चालुक्यास की लड़ाई होती रहती थी। क्लियर है? फिर आते हैं चालुक्यास ऑफ बादामी। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो, ये रहा चालुक्यास, ये देखो ये चालुक्यास है, ये बादामी वाला एरिया चालुक्यास ऑफ बादामी, और ये देखो ये पल्लवास वाला एरिया, यहाँ पर ईस्टर्न चालुक्यास रहते थे। तो ये पास पास के एरियाज हैं। तो चालुक्यास की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी क्या थी? भटापी थी। ठीक, तो रूलर इसके पुलकेशिन सेकंड जो थे वो हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब उसी टाइम के रूलर थे। इन्होंने ही हर्षा को हराया था, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा ना हमने, चालुक्यास ऑफ भटापी या बादामी, उसको किसने हराया था? हर्षवर्धन को इसी ने हराया था, पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। क्लियर है? और ये हमें पता है कि हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के टाइम पर, तो इसका मतलब ये चालुक्यास, ये पुलकेशिन सेकंड के टाइम पर भी आया होगा, इसलिए ये लिखा हुआ है। अजंता एंड एलोरा स्कल्पचर्स लार्जली कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अजंता एलोरा में जो स्कल्पचर्स आप देखते हो ना, वो इसके टाइम पर ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। क्लियर है? ज़्यादातर पार्ट इसके टाइम पर बना है। फिर उसके बाद आता है चालुक्यास ऑफ कल्याणी। चालुक्यास ऑफ कल्याणी जिसकी कैपिटल थी कल्याणी, इसके फाउंडर थे ताइलाप सेकंड। इन्होंने परमारा किंग मुंजा, इस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हराया था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको थोड़ा सा छोड़ सकते हो, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो। विक्रमादित्य सिक्स्थ, जिन्होंने चालुक्य विक्रम इरा को चालू किया था। फिर इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है यदावास ऑफ देवागिरी। ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, ये यदावास का था, देवगिरी का। इसकी कैपिटल थी देवगिरी। फाउंडर थे इनके विलाना। इसमें एक रूलर थे रामचंद्र, जिन्होंने डिफिटेड बाय मलिक काफूर। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी भी आ चुका है। जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जो मलिक काफूर थे, उसने इस रामचंद्र को हराया था, जो यदावास देवागिरी के थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी यार, बहुत मेहनत से बनाई है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी पसंद आई होगी आपको। तो अगर ऐसी पसंद आई है तो मैं मेडिवल हिस्ट्री में भी बनाऊंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।